हेलो दोस्तों, नोवेल एडिट चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्टोरी एंजॉय करेंगे। मधुबुक के आदमी की पुकार सुनते ही और उसके विकृत चेहरे को देखकर हेजल की आंखों में भरे क्रोध और नफरत धीरे धीरे जमकर पिघल गए। वे एक उलझन और खोई हुई अभिव्यक्ति में बदल गए। ये केवल वही नहीं था, मैक्ट और रियाना, साथ ही ड्वेन डैंटेज भी चुप हो गए। कुछ देर तक कोई कुछ बोलता नहीं रहा। यहाँ तक कि फौज, जो खुद को छुपा चुकी थी, भी पहले जैसी उत्तेजना खो बैठी। अब उसके पास वह तीव्र न्याय की भावना नहीं रही। करीब 10 सेकंड बाद मैक ने अपना ध्यान हमलावर से हटाकर अपने बॉडीगार्ड्स की तरफ सिर मोड़ा और कहा, तुम में से एक यहीं रुको। दृश्य और संदिग्ध पर नजर रखो। पुलिस का इंतजार करो। इतना कहकर वह रुका और अपने वाले से बोला, कुछ रिपोर्टर्स को बुलाओ ताकि इस मामले को कवर किया जा सके। मामले की पहली प्राथमिकता निपटाने के बाद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आसपास का जायजा लेने लगा और देखा कि कुछ राहगीर यह जानने के लिए इकट्ठा हो रहे थे कि क्या हुआ। फिर उसने ड्वेन डैंटेस की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए माफी मांगी, आपको इस तरह खतरे में डालने के लिए क्षमा चाहूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मामला इस तरह विकसित होगा। हमने इसी तरह के फैक्ट्री मालिकों और कोयला सप्लायरों की असल स्थिति पर विचार किया था और उन्हें कुछ सहायता और अंतरिम उपाय दिए थे। कौन जानता था, किसी बिल का बनना एक बात है, पर उसका वास्तविक कार्यान्वयन एकदम अलग मामला। जब वायुमंडलीय प्रदूषण असामान्य रूप से तीव्र हो जाता है और विभिन्न पक्ष भारी दबाव डालते हैं, तो कोई आश्चर्य नहीं कि एक सबके लिए एक साथ समाधान अपनाया जाता है। क्लेन ने आत्मा उपेक्षित हंसी में कहा, मेरे भावनाओं का ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पहले भी खतरनाक परिस्थितियों से गुजरा हूं। बाहरी तौर पर ऐसा प्रतीत होता था मानो वह सदर्न कॉन्टिनेंट के वेस्ट बालम में अपने कारोबार के दौरान मिले अनुभवों का जिक्र कर रहा हो। असल में उसने मैगोस को याद किया, जो एक ईवल गॉड के बच्चे से गर्भवती थी, वह भयानक मीटियोर जो आकाश से टकराया, सिंथिया जो एडमिरल अमीरियस के लिए संतान चाहती थी, और रोज स्कूल ऑफ थॉट का एंजल तथा न्यूमिनस एपिस्कोपट का मॉन्स्टर जिसने बयान के बाहर की पहाड़ी को ढहा दिया था। इन सब से तुलना करने पर यहाँ जो हुआ वह झमाझम बूंदाबांदी जैसा मामूली था। उसे अपनी सुरक्षा की चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वहाँ जियो, मिस मैजिशियन और हेजल मौजूद थे। वह एक सामान्य अनुभवी एडवेंचरर की तरह सिर्फ सावधानी से कदम उठा रहा था। उसका ध्यान इस बात पर था कि क्या इससे कोई तूफान खड़ा होगा। मैक ने आह भरते हुए सिर हिलाया। मैं बता सकता हूं कि आप बहुत शांत हैं। मैंने कभी आपके अनुभवों पर संदेह किया था, पर अब मैं आश्वस्त हूं। ठीक है ड्वेन, हम अलग अलग घर लौटते हैं। बाकी पुलिस पर छोड़ दो। यदि बयान लेने की जरूरत होगी तो वे आपके निवास पर आएंगे। क्लेन ने सिर हिलाकर मैक और परिवार से कहा, सुरक्षित रहिए। मैक गंभीरता से सिर हिलाया और फिर एक बार और आह भरी। बैकलैंड का सोशल सीजन अभी शुरू हुआ है और ये हुआ। जो शांति हमारे पास है उसकी कदर करो। बैकलैंड का सोशल सीजन हाउस ऑफ लॉर्ड्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट की वापसी से चिन्हित होता है। ऐसा प्रतीत होता था कि यह पिछले वीकेंड से शुरू हुआ और इस हफ्ते लगातार 2 मामले हो गए, बैरन सिंड्रस पर हालिया हानि और अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक पर हमला। क्लेन ने सोचा, वह रुका नहीं। वह रिचर्डसन को, जो थोड़ा हक्का बक्का दिख रहा था, साथ लेकर अपनी कैरेज की ओर चला। जब वह बैठा, उसने पीछे उड़ती सीनरी देखी और आधे बंद आंखों के साथ आह भरी। वह अभी तय नहीं कर पाया था कि क्या हमले में बियॉन्ड शक्तियां शामिल थीं, क्योंकि जो हुआ वह सामान्य लोगों द्वारा भी किया जा सकता था। जहां तक मध्य आयु के आदमी की बात थी, उसके पास ऐसा करने का पर्याप्त कारण था। क्लेन का मानना था कि बैकलैंड में कई पूर्व फैक्ट्री मालिक या नियोक्ता ऐसे हैं जिनकी आजीविका इसी तरह के विकास से प्रभावित हुई है। अकेली आश्चर्यजनक बात यह थी कि लक्ष्य मैक ही था। हाउस ऑफ कॉमन्स वे एनवायरमेंटल मेजर्स के समर्थक और प्रवक्ता थे। बिल पारित करते समय वे सबसे स्पष्ट लक्ष्य नहीं होते। तुलना में नेशनल एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन काउंसिल के सदस्य बदले के निशाने होने की अधिक संभावना रखते थे। क्लेन कैरेज की दीवार पर झुक गया और धीरे धीरे आंखें खोलीं। बाहर अंधेरा था और बादल छाए हुए थे। बारिश की बूंदें पहले से ही टपक रही थीं। एक बार फिर उसने महसूस किया कि जिस शांत दिखने वाले बैकलैंड की सतह के नीचे कुछ तूफान तेजी से उमड़ रहा था। सोचों को नियंत्रित करते हुए क्लेन ने बायां हाथ उठाकर अपनी जेब पर थपथपाया। वह वही था जो उसने फ्रैंकली के उत्तर और कुछ अज्ञात मशरूम समझा था। क्लेन वास्तव में जल्द घर जाकर ग्रे फॉग के ऊपर उन नए मशरूम्स का उपयोग करके क्रीपिंग हंगर से संवाद करना चाहता था, ताकि सील्ड आर्टिफैक्ट का उपयोग फिर से प्राप्त कर सके। तूफान पहले ही उमड़ रहा था, इसलिए वह मानता था कि उसे जल्दी से अपनी उच्चतम कॉम्बेटिव शक्ति पर लौटना चाहिए, और इस पहलू में क्रीपिंग हंगर अनिवार्य था। दुर्भाग्य से उसके साथ 2 बियॉन्डर बॉडीगार्ड्स थे, इसलिए फिलहाल ग्रे फॉग के ऊपर जाना ठीक नहीं था। मुझे वास्तव में किसी सुरक्षा की जरूरत नहीं है, पर मैंने कुछ 100 पाउंड खर्च करके 2 लोगों को हायर कर लिया ताकि मेरी गतिविधियां सीमित रहें। कितनी मजबूरी है। क्लेन ने अंदर से आह भरी और रिचर्डसन द्वारा तैयार की गई काली चाय का कप उठाया। उसने एक चुस्की ली। उसके चेहरे की मांसपेशियां तन गईं और फिर शांत हो गईं। क्लेन ने देखा कि उसकी काली चाय में सामान्य से 2 गुने लेमन स्लाइसेस थे।
रिचर्डसन की ओर अनजाने में निहारते हुए देखा, उसका वैले घबराया सा था, मानो अभी भी हमले के आतंक में खोया हुआ हो। हमेशा की तरह का है, क्लेन ने मन ही मन टिप्पणी की और पोर्शेलिन का कप मेज पर रख दिया। रात ढल चुकी थी। 39 बोकलैंड स्ट्रीट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक का घर। हेजल अपने ड्रेसिंग टेबल पर बैठी थी और पाउडर बॉक्स पर बैठे ग्रे रैट की ओर देख रही थी। लंबी चुप्पी के बाद उसने कहा, क्या मेरे पिता गलत थे? जिस मामले को उन्होंने आगे बढ़ाया वह स्पष्ट रूप से सही है। ऐसी कोई बात नहीं है जो सभी के लिए फायदेमंद हो, रैट ने अनिच्छुकता से कहा। हमेशा वो होंगे जो लाभ उठाते हैं और वो जो उससे पीड़ित होते हैं। ऐसे मामलों में किसी बिल या योजना से सोच विचार, क्षतिपूर्ति और सहायता की मांग आती है। यदि तुम्हारे पिता ने ऐसा किया होता तो समस्या उनका नहीं होती, बल्कि इसका मतलब ये भी है कि वह ठंडे और निर्दयी हैं। हेजल कुछ सेकंड के लिए याद करके अपना चेहरा शिथिल कर बैठी। रात के खाने के दौरान मुझे लगा कि पैंट्री की अलमारी में कुछ बहुत मूल्यवान छिपा है, पर जब मुझे उसे खोलने का मौका मिला वहां कुछ नहीं था। रैट अचंभित हुआ और मन ही मन कहा, शायद वह ड्वेन डैंटेस का बॉडीगार्ड था। वह हाल ही में एक आत्महत्या मामले में उलझा हुआ था और कहा जा रहा है कि यह बैरन सिंड्रस से जुड़ा है। गुप्त रूप से उसे सुरक्षा देने के लिए बॉडीगार्ड रखना सामान्य बात है। अलमारी के अंदर का बॉडीगार्ड भी सुपरनैचुरल पावर्स रखता हो सकता है, उनके पास रहस्यमयी वस्तुएं हो सकती हैं, इसलिए तुम उसे महसूस कर पाए। हेजल ने हल्के से सिर हिलाया और स्पष्टीकरण स्वीकार किया, फिर अपने आप बुदबुदाई, मुझे आश्चर्य है कि उन बॉडीगार्ड्स के पास किस तरह की सुपरनैचुरल शक्तियां हैं। तुम्हें कैसे पता चला कि ड्वेन डैंटेस किसी मुश्किल मामले में उलझा था? हेजल ने पूछा। रैट ने चिकचिकाकर कहा, मेरी वर्तमान अवस्था मुझे दूसरों की बातचीत ईव्सड्रॉप करने में उपयुक्त बनाती है। और जैसे ही उसने ये कहा, उसकी आंखों में 160 बोकलैंड स्ट्रीट की दिशा चमक उभरी। नींद के रोटेशन के अनुसार फॉज सो रही थी। जब उसने खुद को एक प्राचीन और भव्य महल में तैरता महसूस किया, वहां बियॉन्डर इंग्रेडिएंट्स और मिस्टिकल आइटम्स भरे थे। वहां 2 धुंधले टैरो कार्ड्स भी थे, पर वे एक अदृश्य फॉस्फील्ड से सील थे। फॉज ने गुंबद के शीर्ष पर एक जटिल चिन्ह देखा, फेट और कंसीलमेंट से बना प्रतीक। उसे एहसास हुआ कि यदि वह किसी वस्तु पर यही प्रतीक देखे तो वह किसी खजाने को अनसील कर सकती है। वह झट से जागी और पाया कि वह कमरे के कार्पेट पर सिकुड़ी हुई थी, उस पर एक पतली रेशमी चादर ढकी थी। जियो और वह रिक्लाइनिंग चेयर पर सो नहीं पाए। डर था कि ड्वेन डैंटेस, जो अक्सर वहां बैठता था, किसी बदलाव को नोटिस कर लेगा। अपनी भरिकुटियों को रगड़ते हुए फॉज उठी और देखा कि जियो दीवार से पीठ टेककर किसी हलचल को सुन रही थी। फॉज ने उसकी ओर बढ़कर कहा, मुझे लगता है यहाँ कुछ रहस्य छुपा है। मैंने एक अजीब सपना देखा, खजाने की अतिशयोक्ति और एक जटिल प्रतीक। एस्ट्रोलॉजर होने के नाते फॉज स्वाभाविक रूप से अपने सपने पर विश्वास करती थी। जियो ने शंकाओं को दबाकर कुछ सोचते हुए कहा, शायद वाकई कोई रहस्य है। मैंने एक कहावत सुनी है, जब कहीं बियॉन्डर तत्व मिलता है वहां दूसरा भी होना चाहिए। इग्नोर करते हुए वह बटलर, जिसे हम यह नहीं बता सकते कि उसके पास बियॉन्डर पावर्स हैं या नहीं, मिस हेजल किसी बियॉन्डर तत्व वाली व्यक्ति है। उसके आसपास, या कहें कि इस सड़क पर, शायद दूसरा भी होगा। फॉज ने हंसते हुए कहा, हालांकि यह हमारा मामला नहीं है। हमें कल शाम हमारी पारिश्रमिक मिलनी है और यह बॉडीगार्ड मिशन खत्म करना है। सबसे दयनीय तो ड्वेन डैंटेस है। वह मासूम और साधारण दिखता है, पर उलझे हुए मसलों और बियॉन्डर तत्वों में फंस जाता है। फॉज ने मजाक में कहा, जल्दी करो, जल्दी करके देवी से उसकी रक्षा के लिए दुआ करो। मैं स्टीम एंड मशीनरी के भगवान की भक्त हूँ, आई कांट डू दैट। जियो ने 2 सेकंड गंभीरता से सोचा और फिर अपने सीने पर एक क्रिम्सन मून खींचकर पवित्र रूप से फुसफुसाई, मे द गॉडेस ब्लेस मिस्टर ड्वेन डैंटेस। फॉज अचानक चौंकी और मुंह ढककर ऊँघ गई। मैं इमारत की पेट्रोलिंग पर निकलती हूँ, तुम्हारी पारी 15 मिनट में है। ठीक है, जियो ने फॉज से अधिक जागृत होकर जवाब दिया। फॉज तुरंत दरवाजे की ओर चली और अपनी विस्तृत हथेली दीवार पर टिकाकर कॉरिडोर तक पहुंची। सीढ़ियों की ओर बढ़ते हुए उसने ड्वेन डैंटेस के वैले के कमरे से हल्की हलचल महसूस की। फॉज की आंखों में चमक दौड़ी। वह सावधानी से आगे बढ़ी, दीवार में एक टाइनी दूर खोली और झांका। वहां उसने रिचर्डसन को एक पागल नृत्य करते देखा, एक स्पिरिट डांस। क्या ये वैले एवेनाइट गॉडेस का अनुयायी था? क्या वह गुप्त रूप से डेथ की पूजा कर रहा था? रिचर्डसन नृत्य पूरा करने के बाद धीरे से डेथ से सुरक्षा की प्रार्थना कर रहा था। सब कुछ खत्म होने पर फॉज ने जीभ चटकाई और कहा, कितना दयनीय आदमी है मिस्टर डैंटेस। बैल्कनी वाले कमरे में लौटकर फॉज ने जियो की ओर देखा और फुसफुसाई, सोचो मैंने क्या देखा। वह डैंटेस का वैले असल में डेथ का अनुयायी है। वह स्पिरिट डांस कर रहा था और प्रार्थना कर रहा था। जियो ने आंखें फैला लीं और फिर अपना चेहरा शिथिल कर लिया। जब बात मिस्टर डैंटेस की हो तो यह उसकी चिंता की सबसे छोटी बात है। रिचर्डसन स्पष्ट रूप से सदर्न कॉन्टिनेंट विरासत का है, शायद वहीं पैदा हुआ था, इसीलिए डेथ की पूजा अवश्य करता होगा।
फौज मुस्कुराई, मुझे मजा आता है, तुम्हारे चारों ओर ड्वेन डैंटेज के साथ बहुत से लोग राज छुपाए रखते हैं। मैं आश्चर्य नहीं करूंगी अगर एक दिन पता चले कि इस इमारत में हाउसकीपर, नौकर, माली, कैरेज ड्राइवर, अर्थवर्म्स, कीड़े और चूहे सब किसी न किसी रहस्य या बियॉन्डर से जुड़े हों। मैं उस सच्चाई को आसानी से स्वीकार कर लूंगी। जियो ने आंखें घुमाईं। अगर ऐसा हुआ तो मिस्टर डैंटेज निश्चित रूप से साधारण नहीं रहेंगे। उसके चारों ओर बियॉन्डर्स और सुपरनैचुरल क्रीचर्स होना मतलब है कि वह शायद किसी इवल गॉड का संतान है या एक ग्राउंडेड एंजल। फौज ने बढ़ाने का मौका दिए बिना कहा, तुमने नहीं कहा कि तुम्हें खजाने से जुड़ा एक अजीब सपना आया था। प्रतीक के बारे में उत्सुक क्यों नहीं हो? शायद वह असल में मौजूद हो। फौज ने ठहाका लगाया, ऐसा सपना अक्सर मुसीबत और खतरे का संकेत देता है। अगर मुझे उस प्रतीक से मिलने का मौका मिला तब मैं आगे विचार करूंगी। पर अंदर से वह चिंतित थी, उस सपने में काफी समस्या है, कौन जाने उसके पीछे कोई चाल तो नहीं। मैं अगले हफ्ते टैरो गैदरिंग में मिस्टर हैंगमैन, माम हर्मट और मिस्टर वर्ल्ड से सलाह लूंगी। वे अनुभवी और शक्तिशाली बियॉन्डर्स हैं, शायद उन्होंने भी ऐसे अनुभव देखे हों। तुम परिपक्व हुई हो, जियो ने कहा और फौज की नींद की जगह पर उछलते हुए मुस्कुराए। परिपक्व? फौज ने तानों में कहा और दोस्त की ओर झुककर उसे देखा। उसने पीठ सीधी की और जियो के बालों पर निगाह डाल दी। जियो गुस्से में आने से पहले फौज ने कहा, तुम ही हो जो परिपक्व हुई हो। मुझे याद है पिछले साल तुम अपने हिसाब से काम करती थीं, मुक्का मारकर फैसला करती थीं। अब तुम बेहतर हो। जियो चौंकी और बिछौने पर लेट गई। फौज ने दीवार के पास जाकर गंभीरता से बॉडीगार्डिंग शुरू कर दी। जैसे जैसे रात बीती, आकाश उजला होने लगा। क्लेन नाश्ता करने उठा और 2 बैच पुलिसकर्मी तथा एक बैच रिपोर्टर्स ने मुलाकात की। वो क्वारोन के आत्महत्या मामले और मैक्ट पर हमले की जांच के लिए आए थे। वॉल्टर की मदद से ड्वेन डैंटेज ने उनका सामना किया और मामलों को जल्दी से निपटाया। दोपहर में मैक्ट अचानक क्लेन के पास आया और उसे क्लब में टेनिस खेलने के लिए आग्रह किया। वह कुछ क्लब का सदस्य था, एक ऐसा क्लब जो ड्वेन डैंटेज के साथ ओवरलैप करता था, ईस्ट बालम मिलिट्री वेटरन्स मेस। क्या यह आर्म्स डील की पुष्टि करने का मौका था? क्लेन ने बीच की बात समझी और रिचर्डसन से कहा कि उसकी कोट, टॉप हैट और केन ले आएं। वह कैरेज पर गया और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ हिल्स्टन बरो की उस सैंड येलो अनोखी इमारत की ओर चला। वे क्लब में दाखिल हुए और उसी कमरे का उपयोग किया जैसा पहले किया गया था। क्लेन ने फिर से वह लंबा सौमना आर्मी कर्नल फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कैल्वन, से मुलाकात की। कुछ मिनट सामान्य अभिवादन के बाद कैल्वन ने मुख्य विषय पर ध्यान दिया और ड्वेन डैंटेज की ओर देखते हुए हंसते हुए कहा, मुझे मैक्ट से सुना कि तुम्हारे पास 20,000 पाउंड उपलब्ध हो सकते हैं। हालांकि इससे मेरी धन स्थिति कड़ी हो जाएगी, पर हाँ, ये सच है कि मेरे पास हैं। क्लेन मुस्कुराते हुए बोला। कैल्वन ने संतोष से सिर हिलाया और कहा, वर्तमान में 20,000 पाउंड की जरूरत नहीं होगी। एक बंडल फायरआर्म्स, एक्सप्लोसिव्स और कुछ कैनन्स तुम्हारे लिए ईस्ट बालम के एक खास गोदाम में रिजर्व है। ये 3 से 4 हजार लोगों को सुसज्जित करने के लिए पर्याप्त है। डिकमीशनिंग की कीमत के हिसाब से यह मैक्सिमल 10,000 पाउंड पड़ेगा। बेशक तुम्हें मुझे 15,000 पाउंड देना होगा, उसने बिना झिझक के कहा, जैसे ये लीन मिलिट्री में सामान्य बात हो। क्लेन ने शांत रहकर कहा, कोई समस्या नहीं। कैल्वन तुरंत हंसा, बहुत बढ़िया। मैक्ट को लोगों की गहरी समझ है। जो ऐसा व्यापार करना चाहता है वह कंजूस नहीं होना चाहिए। वह फायरआर्म्स का बंडल वेस्ट बालम में कम से कम 20,000 पाउंड का है। अगर तुम एक उपयुक्त खरीदार खोज सको और वहां अपना अनुभव दिखा सको तो इसे 30,000 पाउंड या उससे भी अधिक में बेचना संभव है। वैसे ट्रांसपोर्टेशन और एस्कॉर्ट फीस तुम्हें देनी होंगी। हम सिर्फ 2 या 3 कर्मियों को मदद के लिए भेजेंगे। जैसा कि अपेक्षित था, मॉनिटर्स होंगे। क्लेन चुपचाप सुना और माना कि एडमिरल ऑफ स्टार्स और डैनेट्स को जल्दी से वेस्ट बालम की जानकारी देनी होगी। करीब कब शुरू होगा? उसने पूछा। वह फायरआर्म्स का बैच अगले 2 हफ्तों में संबंधित गोदाम में रखा जाएगा। उसके बाद कब होगा ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। तुम्हें पूरा पैसा एक साथ देने की जरूरत नहीं, पहले 8,000 से 10,000 पाउंड दे सकते हो और बाकी बाद में दे देना। कैल्वन का चेहरा नेगोशिएबल था। 2 हफ्ते बाद, माह के अंत के करीब, क्लेन सोचने लगा कि वह शायद अर्ली जुलाई में सदर्न कॉन्टिनेंट जाएगा। कैल्वन और मैक्ट ने एक दूसरे को देखा और हल्का हाथ रगड़ा। कोई बात नहीं, उनके चेहरे पर था। ईस्ट बालम मिलिट्री वेटरन्स मेस के बाहर जियो और फौज छत पर छिपे निगरानी कर रहे थे। जियो जानती थी कि क्लब में बहुत से बियॉन्डर्स हैं, इसलिए उसने फौज को अंदर छिपकर घुसने को नहीं कहा ताकि वह ड्वेन डैंटेज की नज़दीकी सुरक्षा कर सके। वे बाहर इंतजार कर रहे थे। शुक्र है कि यह बैकलैंड है, भले ही इस सीजन में धुंध नहीं है, बादलों की कमी नहीं होगी। सूरज बहुत तेज न होता तो मेरी त्वचा लाल पड़ जाती, फौज ने छाया में बड़बड़ाया। जियो कुछ कहने ही वाली थी कि उसने देखा कि एक कैरेज क्लब के पिछवाड़े दरवाजे में घुसी, पूरी तरह भूरे रंग की, और उस पर एक ट्रेडमार्क कोट ऑफ आर्म्स था, फूलों और रिंग्स से बनी हुई। वाइकाउंट स्ट्रैटफर्ड की कैरेज, जियो ने मन ही मन कहा और फोकस किया।
फिर उसने एक परिचित शख्स देखा। बॉडीगार्ड से घिरा वह व्यक्ति क्लब में चला गया। क्या हुआ? फॉज ने पूछा। जियो ने चुप्पी साधी और कहा, मैंने वाइकाउंट स्ट्रैटफर्ड देखा, वह राजा के गार्डों का कैप्टन है। फॉज हैरान रह गई। थोड़ी देर बाद उसने ड्वेन डांटेस को बाहर निकलते देखा। दोपहर को 160 बोकलिन स्ट्रीट पर एक और आगंतुक आया, क्वीन कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर माम मेरी। मुझे बहुत खेद है कि मेरी मांग ने आपको झंझट में डाला। मैंने कभी नहीं सोचा था कि बैरन सिंड्रस ऐसा करेगा। हमें क्वारोन के लिए दुख है, वह परिवार को समर में विंटर काउंटी ले जाने की योजना बना रहा था, मेरी ने कहा। क्लेन ने शांत उत्तर दिया, मैं क्वारोन के बारे में आपकी राय से सहमत हूं, वह दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि यह मामला शायद बैरन सिंड्रस ने नहीं किया, यह शायद उसके खिलाफ एक जाल था। मेरी ने जोर से सिर हिलाया। मैंने सुना है कि पुलिस डिपार्टमेंट एक कुशल फोरेंसिक पैथोलॉजिस्ट को मुआवजा देकर शव की जांच करवाने का विचार कर रही है ताकि कोई गायब सुराग मिल सके। क्लेन ने मन ही मन सोचा और कहा, पुलिस डिपार्टमेंट चर्च ऑफ एवेनाइट से एक कुशल स्पिरिट मीडियम को जांच के लिए बुलाने की योजना बना रही है ताकि शव से कोई गायब सुराग मिल सके। मुझे आश्चर्य है कि क्या निकल कर आएगा। क्लेन ने दाहिने हाथ से अपने स्तन पर 4 बार क्लॉकवाइज टैप किया। May the goddess give Quaron peace and that the true murderer behind his death will suffer punishment. मेरी ने प्रतिक्रिया दी और बोली, तुम्हें इस मामले से प्रभावित होने से रोकने के लिए मैं तुम्हारे पास से शेयर्स खरीदना चाहती हूँ। मैं हाईएस्ट प्राइस टू डेट पर 1000 पाउंड्स जोड़ दूंगी। तुम्हें अपनी फंडिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं हाल ही में बैंकों से पैसे उधार ले रही हूँ। क्लेन ने आभार प्रकट किया पर कहा, मैं आपकी उदार मंशा के लिए आभारी हूँ, पर किसी भी शेयर्स का अग्रिम हस्तांतरण चर्च के साथ होना चाहिए। मैंने उन्हें पहले ही दान कर दिया है। मैं उस आय का उपयोग एक बर्सरी फाउंडेशन स्थापित करने के लिए करूंगा जो गरीबों के लिए है। ये सुनकर मेरी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रह गई। 10 सेकंड के बाद उसने सांस छोड़ी और कहा, तुम्हारा चरित्र, उदारता और बुद्धिमत्ता मुझे प्रभावित करती है। वह ड्वेन डांटेस की ओर प्रशंसा भरी नजर भी गई। क्लेन ने विनम्रतापूर्वक उस प्रशंसा को गॉडेस को सुपुर्द कर दिया और फिर मेरी से एक प्रश्न पूछा, जब आपने बैरन सिंड्रस से टकराव किया ताकि क्वीन कंपनी पर आपका नियंत्रण सुरक्षित रहे, क्या वह पूरी तरह आपकी अपनी इच्छा थी या किसी और के प्रभाव में की गई थी? मेरी ने भौहें चढ़ाकर ईमानदारी से कहा, सभी पर्सुएशन जो मुझ पर किया गया वह मुझसे कहने के लिए था कि मैं छोड़ दूं। क्लेन तुरंत चुप हुआ और आगे इस मुद्दे पर चर्चा नहीं की। उसने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक पर हमले का जिक्र कर माम मेरी को विदा किया। रात के खाने के बाद वॉल्टर आधा खुले बालकनी वाले कमरे में आया और रिक्लाइनिंग चेयर पर बैठे क्लेन को बोला, सर, 2 बाउंटी हंटर्स को बर्खास्त कर दिया गया है। 3 दिनों के लिए कुल 300 पाउंड्स लगे, खाने का खर्च अलग। वे चले गए। क्लेन ने राहत की सांस ली और अपने बटले की रिपोर्ट स्वीकार की। फिर वह मास्टर बेडरूम की ओर गया, फ्रैंकली द्वारा भेजे मशरूम्स निकालकर ग्रे फॉग के ऊपर क्रीपिंग हंगर के साथ सैक्रिफिशियल रिचुअल करने की योजना बनाकर। जब वह उस डेस्क तक पहुंचा जहां मशरूम्स रखे थे, तो देखा कि वहां एक पत्र था जिस पर इंक बॉटल ने दबाव रखा था। क्लेन ने आश्चर्य से पत्र उठाकर फाड़ा और पढ़ा, प्रिय मिस्टर डांटेस, हम वे बॉडीगार्ड्स हैं जिन्हें आपने हायर किया था। पिछले कुछ दिनों में हमने कुछ चीजें देखी जिनकी जानकारी देना हमारा फर्ज समझा। इसलिए जब आप डिनर कर रहे थे, हम आपके बेडरूम में घुसकर यह पत्र छोड़ गए। आपका बटलर शायद ब्लैक मैजिक का अनुसंधान कर रहा है। आपका वैले गुप्त रूप से डेथ की पूजा करता है। आपके पड़ोसियों में से कोई किसी सुपरनैचुरल पावर का धनी है। आपकी रहने वाली सड़क शायद कुछ रहस्य रखती है जिसकी वजह से लोगों को अजीब सपने आते हैं। आपको कुछ शब्द समझ आ ही गए होंगे। हम आगे कोई व्याख्या नहीं देंगे। मे द गॉड्स ब्लेस यू। क्लेन पत्र देखकर क्षण भर हक्का बक्का हुआ, हंसना चाहिए या रोना, फिर खुद पर हंसा। सिर्फ इस पत्र की सामग्री को देखकर मैं वाकई दयनीय हूँ, और जो बातें उनमें लिखी थीं वे किसी तरह की समस्या नहीं लगतीं। उसने सिर हिलाया और पत्र को साइड में फेंक दिया। लाल ज्वाला में वह कागज जल गया। फिर भी मिस जियो और मिस मैजिशियन दयालु थे। समस्या ये थी कि उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वे चीजें थीं जिनके बारे में क्लेन पहले से ही जानकारी रखता था। वास्तव में मैं कारणों को उनसे अधिक जानता हूँ। उसने बुदबुदाया और अपने छिपे हुए मशरूम्स पर निहारते हुए कहा, कुल मिलाकर 4 किस्म के मशरूम्स थे। 3 सूखे उत्पाद जो पानी और मछली के साथ प्रतिक्रिया कर सकते थे, एक नई नस्ल जिनके सोने जैसे टोपी थे और वे आटे की महक निकालते थे। तीसरी सफ़ेद थी जिसमें काले धब्बे थे, वे सूजे हुए और फूले हुए लगते थे। चौथी के किनारों पर अजीब गिल्स थीं, सतह घनी और मुलायम स्केल से भरी थी। क्लेन ने इन मशरूम्स पर एक गोल्ड कॉइन निकाला, उछालकर पकड़ा और फिर दस्ताने उतार कर नंगी त्वचा से परीक्षण शुरू किया। फ्रैंकली ने जो नहीं बताया था वह जानने के लिए। वे छूने पर सामान्य लगे और किसी भी तरह की तुरंत हानिकारक प्रतिक्रिया नहीं हुई। क्लेन ने अपने पर्दे खींच दिए और मास्टर बेडरूम की सभी दीवार लैंप्स बुझा दीं। फिर उसने नंगी हथेलियों से मशरूम्स उठाकर यह सुनिश्चित किया कि वे उसके शरीर पर कुछ भी नहीं खाते। संतुष्ट होकर दीवार लैंप्स जलाए और रिचुअल की व्यवस्था की, मशरूम्स को ग्रे फॉग के ऊपर बलिदान करने के लिए।
द फूल की सीट पर बैठकर वह क्रीपिंग हंगर को बुलाने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। उसने पहले एक मेटल बॉटल बुलवाई जिसमें उसका खून था और उसे कांस्य मेज पर रखा। उसने खून की एक बूंद मेज पर डाली और 3 नए प्रकार के मशरूम्स उसमें रख दिए। सिर्फ 1 सेकंड में मशरूम्स जहां खून के संपर्क में थे वहां नर्म हो गए। वे फिसलकर खून को अपने अंदर समेटने लगे। जिस भी चीज से वे संपर्क कर रहे थे वहां कांटेदार बाल की तरह घना जाल उग आया। क्लेन के होंठ के कोने ट्विच हुए। उसने रहस्यमयी स्थान की कुछ शक्तियों को समायोजित करके सभी मशरूम्स को दबा दिया। फिर उसने खून की बूंद मेटल बॉटल में वापस भेजी और ढक्कन बंद कर दिया। उसने मशरूम्स की प्रकृति का मोटा अनुमान लगा लिया। बिना समय गंवाए उसने क्रीपिंग हंगर को जंक पाइल से बुलाया। वह ह्यूमन स्किन ग्लव पकड़े हुए आया। क्लेन ने उसे मेज पर रखा और मशरूम्स के चारों ओर की सील हटी। क्रीपिंग हंगर ने अपने 5 उंगलियों पर खुद को सहारा दिया और बड़े कष्ट से उठ खड़ा हुआ। वह तेजी से पीछे हटने जैसा कर रहा था जैसे पियानो बजा रहा हो। तो तुम जानती हो डर क्या होता है? क्लेन ने सौम्य मुस्कान दिखाई और ग्लव को दबाया। मिस्टीरियस स्पेस अबव द ग्रे फॉग की कुछ शक्तियां उसे गिफ्ट दे गईं। फिर उसने एक मशरूम उठाकर क्रीपिंग हंगर के नजदीक लाया। ग्लव पूरी ताकत से संघर्ष कर रहा था पर अंततः न चल सका और कांप गया। क्लेन ने कहा, क्या तुम अब भी ट्रू क्रिएटर की बेतुकी प्रशंसा करोगे? क्रीपिंग हंगर बिना जवाब दिए जद्दोजहद करती रही। क्लेन ने कुछ पल सोचा और समझौता कर लिया, मैं तुम्हें रोज एक बार प्रशंसा करने की अनुमति दूंगा, सुबह या शाम। क्रीपिंग हंगर की जद्दोजहद कम हुई पर रुक नहीं पाए। क्लेन ने और कसकर कहा, दिन में 3 बार, नाश्ते, दोपहर और रात के खाने के समय। पर तुमको मुझे पहले चेताना होगा। क्रीपिंग हंगर ने 2 बार संघर्ष किया और फिर मेज पर पसरकर मुंद गई। अगले दौर की बातचीत के बाद क्लेन ने क्रीपिंग हंगर के साथ समझौता कर लिया पर रोज का भोजन देना उसकी प्रवृत्ति रही। इसलिए उसे 24 घंटे के भीतर एक भोजन का इंतजाम करना होगा। कितनी झंझट भरी बात है, क्लेन ने चिंतनपूर्वक कहा। शुक्र है कि क्रीपिंग हंगर ने मिस्टर ए और मशरूम के साथ विलय किया होने के कारण उसकी जीवन लक्षण मजबूत हुए थे, अन्यथा नेगोशिएशन नामुमकिन होती। क्लेन ने कुछ डिविनेशन की और निष्कर्ष निकाला कि ज्यादा खतरा नहीं है। उसने ये भी पुष्टि पाई कि क्वारोन की आत्महत्या किसी बियॉन्डर के प्रभाव का परिणाम थी। इन सब में व्यस्त होने के बाद वह ग्रे फॉग के ऊपर से वापस असल दुनिया में लौट आया और मिस्टर अजिक के उत्तर का इंतजार करने लगा। शनिवार शाम क्लेन औपचारिक सूट पहनकर रिचर्डसन के साथ कैरेज से सेंट सैमुअल कैथेड्रल पहुंचा ताकि चैरिटी पार्टी में भाग ले सके। मुख्य द्वार से गुजरते ही एक पुजारी ने उसे विशाल संबद्ध हॉल की ओर लाया। वहां एक बॉल्डाचन रखा था जिस पर एवेनाइक गॉडेस का सेक्रेड एम्बलम था। ऊपर मिनिएचर क्रिस्टल शैंडलियर्स टंगे थे। पतले और लंबे मोमबत्तियां थीं। वे हॉल को उजाला दे रही थीं। एक पवित्र अनुभूति थी। क्लेन ने देखा कि महिलाएं मुख्यतः 2 प्रकार के कपड़े पहने थीं, एक शैली में चमकीले या गहरे रंग और निर्भीक जिनसे उनके बुजम्स या शोल्डर्स की रेखा दिखाई देती थी, दूसरे में साफ और ताज़ा रंगों वाली पारंपरिक पोशाकें जिनके कॉलर बेली दिखते थे। कुछ तो पूर्ण रूप से ढके हुए थे। क्लेन ने चमकदार हार, नक्काशीदार झुमके और कीमती आभूषण देखे। ये मैक्ट के होस्टर्ड बॉल के मेहमानों से कहीं अधिक प्रभावशाली थे। क्लेन ने बिशप्स, मैक्ट और अन्य परिचितों का अभिवादन किया। तभी दरवाजे की ओर हलचल हुई। अतिथि पलटकर मुस्कुराते हुए आए। जब क्लेन ने देखा, उसकी नज़र पहले चमकी और फिर ठिठक गई। दरवाजे पर एक लड़की थी, सुनहरे बाल कंधों पर बिखरे, आंखें नीलम सी हरी, समुद्र जैसी, उनमें भंवर जैसा कुछ छिपा था। उसका चेहरा सुंदर और शालीन था। उसकी कॉलरबोन पर चमकदार मोती जड़ा था। क्लेन को लगा, वह टैरो क्लब की मिस जस्टिस नहीं है क्या? उसने मैजिक मिरर डिविनेशन में उसे देखा था। क्लेन ने तुरंत नज़र हटा ली क्योंकि वह जानता था कि मिस जस्टिस स्पेक्टेटर पाथवे की बियॉन्डर है। यदि उसने ध्यान आकर्षित किया तो वह आसानी से किसी के असल विचार पढ़ सकती थी। पर क्लेन की दौड़ती मानसिकता उसे फिर वहां देखने को मजबूर कर रही थी। वह जानता था कि एक सज्जन, जो सभी तरह की महिलाओं से प्रभावित होता है, ऐसी असाधारण खूबसूरत महिला को बिना देखे कैसे छोड़ पाएगा। इसी बीच ऑड्री ने भी उस शख्स की असामान्यता महसूस की। उसके साइडबंद थोड़े सफ़ेद थे, शक्ल और शिष्टता थी। वह सोचने लगी, शायद मिस्टर ड्वेन डांटेज हैं जिन्होंने 10,000 पाउंड्स दान किए थे और बर्सरी फाउंडेशन में योगदान दिया था। उसकी प्रतिक्रिया विचित्र थी। ड्वेन की नज़र हटाना असामान्य नहीं था। मिस जस्टिस को देखकर कुछ पुरुष सचमुच अपने आप को हटाते हैं, डरते हैं कि उनका मंत्रमुग्ध होना उजागर हो जाएगा। पर असली चिंता तब हुई जब ड्वेन ने फिर से नज़र वापस की। ऑड्री को लगा उसकी भावभंगिमा झटका खा गई थी। क्या वह कुछ छुपा रहा था? मिस जस्टिस ने अपनी स्पीच के लिए सतर्क रहने का निश्चय किया क्योंकि वहां 2 या अधिक स्पेक्टेटर्स थे। वह पोडियम पर गई और बोली, मुझे थोड़ी घबराहट हो रही है। यह मेरा पहला मौका है इतनी माननीय उपस्थिति के सामने। मैंने एक बार उस क्षेत्र में काम किया जहां गरीब इकट्ठा होते थे। एक युवा लड़की थी जो 6 साल की उम्र से मैच बॉक्सेस बनाती थी। जब वह बड़ी हुई, उसने चर्च के नाइट स्कूल्स के लिए पढ़ने की चाह रखी। ज्ञान ही उसे उस जिंदगी से मुक्त कर सकता था।
क्लेन ने गरीब बच्चों की कहानी को सच्चे भावों के साथ संबोधित किया। कई महिलाएं सहानुभूति से आंसू भर आईं, ऑड्री भी। क्लेन ने कहा, हमारा उद्योग विकसित हो रहा है। भविष्य में हमें अधिक साक्षर श्रमिकों की जरूरत होगी। इसलिए मैंने अपने पास की सभी क्वीन कंपनी शेयर्स दान करने का निर्णय लिया है ताकि एक बर्सरी फाउंडेशन स्थापित हो जो गरीबों को नाइट क्लासेस के बाद उच्च शिक्षा के अवसर दे। अर्ल हॉल ने सिर हिलाया और तालियां बजीं। बिशप इलेक्टर ने घोषणा की कि मिस्टर ड्वेन डांटेस द्वारा दान की गई शेयर्स की कीमत 15,000 पाउंड आंकी गई है। इसे लीन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन के लिए उपयोग किया जाएगा। क्लेन वापस अपनी सीट पर आया। ऑड्री ने आंख के कोने से छुआ और पिता से कहा, फादर, मैं 1,000 पाउंड दान करने की योजना बनाती हूँ, आप क्या दान करेंगे? ऑड्री ने अपने अवलोकन पर विचार किया। ड्वेन को लगता है कि वह तुम्हें जानता है। वह अक्सर क्लूज छोड़ता है। वह तेज है। मैं ड्वेन डांटेस की जांच करूंगी और यदि कोई बड़ी समस्या नहीं है तो मैं बर्सरी फाउंडेशन में शामिल हो जाऊंगी। उसने मन ही मन कहा कि वह फॉज और मिस्टर मून से भी पूछ सकती है। सोमवार दोपहर 3 बजे गहरे लाल किरणें भव्य महल में उठीं। ऑड्री ने आसपास का सर्वे किया, ब्रॉन्ज की सीट ऑफ ऑनर की ओर मुड़ी और मुस्कुराई। गुड आफ्टरनून मिस्टर फूल टिल्डर। मिस जस्टिस का अभिवादन सुनकर द फूल कैलिन को अचानक एक गहरा उदासीन सा एहसास हुआ। उनकी पहचान, स्थितियां, रूप, रंग और हालात जानकर कैलिन को यह गहरा समझ मिला कि क्यों ऑड्रे के लहजे में इतनी खुशी और दीप्ति थी। कैलिन को पता चल गया कि वे मूलतः कहाँ से आई थीं, पर इस बात से उन्हें न तो ईर्ष्या हुई, न जलन, और न ही ये लगा कि उनमें भुगतने से बनी दृढ़ता की कमी है। इसके बजाय उन्हें ऐसा लगा कि इस दुनिया में जहां नीचे से अराजकता, विकृति और पागलपन उभरते हैं, ऐसी महिला का होना वास्तव में अच्छा है। उनके चेहरे पर मुस्कान उभर आए और उन्होंने मिस जस्टिस के अभिवादन को स्वीकार करते हुए धीरे से सिर हिलाया। टैरो क्लब के सदस्यों ने अभिवादन का आदान प्रदान किया। तब कैटलिया ने अपना चश्मा खिसकाया और शरीर तिरछा कर लेते हुए लंबी कांस्य टेबल के सिरे पर ग्रे कोहरे में लिपटी धुंधली आकृति की ओर झुककर बोली, सम्माननीय मिस्टर फूल, इस बार डायरी के 3 पृष्ठ हैं। क्वीन मिस्टिक आखिरकार फिर से ऑनलाइन आ गई हैं। कैलिन ने मन ही मन तंज किया और मुस्कुराए, बहुत अच्छा। कुछ सेकंड बाद कैटलिया ने अनुमति मिलने पर डायरी के पृष्ठ जादू से उत्पन्न किए और पृष्ठ कूदते हुए मिस्टर फूल के हाथों में पहुंचे। कैलिन ने लापरवाही से उन पर एक नज़र डाली और दिल की धड़कन तेज हो गई। उन्होंने महसूस किया कि क्वीन मिस्टिक द्वारा दिए गए डायरी के पृष्ठ एम्परर रोसेल के शुरुआती दिनों को दर्शाते थे। ऐसा नहीं लगा कि इनमें कोई बड़ा राज छिपा है। तर्क के मुताबिक जब किसी एंट्री के महत्व का फर्क स्पष्ट नहीं होता तो ज्यादा जटिल एंट्रीज को प्राथमिकता दी जाती है, और यही रहस्य बहाल करेगा कि एम्परर रोसेल क्यों परेशान थे। मुझे विश्वास है कि क्वीन मिस्टिक काफी चतुर हैं, कैलिन ने मन में सोचा और गंभीरता से पहला पृष्ठ पढ़ना शुरू कर दिया। 21 सितंबर, सेंट मिलोम पहुंचा। मैंने आधिकारिक तौर पर अपनी पहली राजकीय यात्रा शुरू कर दी है। फेयरसैक का मौसम सचमुच थोड़ा ठंडा है। अभी अक्टूबर भी नहीं हुआ और ऐसा लग रहा है कि बर्फ गिरने वाली है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह अपने विविध कोटों और सर्दियों के कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, और हाँ, शराब के लिए भी। धत, यहाँ के लोग अविश्वसनीय रूप से लंबे हैं, जैसा कि किसी ऐसे देश से उम्मीद की जाती है जो जायंट से उतरा है। पर मुझे ये कहना होगा कि जब लोग मुझे नीचा देखते हैं तो मुझे नफरत होती है। आज रात मैं किसी बार में जा रहा हूँ, कुछ पे साझा करने के लिए एक फेयरसैक ब्यूटी की तलाश में। इसे पढ़कर कैलिन को अचानक शक हुआ, क्या क्वीन मिस्टिक बर्नेडेट के बारे में पूछ रही थी कि क्या उसका कोई भाई फेयरसैक मूल का है। कैलिन ने मन ही मन टीएस की आवाज रोकी और दूसरी डायरी एंट्री पढ़ी। 22 सितंबर, मुझे लगता है कि मैं बेहोश हो गया। कल रात क्या हुआ? मेरी फेयरसैक ब्यूटी को क्या हुआ? मैं सचमुच पीने में उससे हार गया। एम्बेसी के कर्मचारियों ने कहा कि यहाँ की महिलाएं अक्सर पुरुषों से बेहतर पीती हैं। भविष्य में जब मैं बाहर जाऊंगा तो मुझे संयम रखना चाहिए। मैं सचमुच नहीं चाहूंगा कि मैं बेहोश होकर किसी बदसूरत, अधेड़ उम्र वाली महिला के साथ किसी भी तरह की शर्मनाक घटना। यहाँ की शराब वाकई तेज है। सिरदर्द पूरा दिन रहा, शुक्र है पेट दर्द नहीं हुआ। मुझे जल्दी सोना चाहिए। कल ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल जा रहा हूँ। 23 सितंबर, ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल वास्तव में भव्य है, जैसे कोई मिथक साकार हो उठा हो। वह इमारत जायंट्स के बसने के लिए बनी सी लगती है। चूंकि मैं उनके विश्वास को साझा नहीं करता, मैं केवल परिसर का चक्कर लगा सका। हॉल के निचले भाग में होने वाला चौक भी शराब की खुशबू से भरा था। वहां ढेर सारे लोग थे, कुछ घुटने टेक रहे थे, कुछ बैठे थे और कुछ वाद्ययंत्र बजा रहे थे। वहां का माहौल आरामदेह और खुला था। मैंने एक फेयरसैकन देखा जो हड्डी की बांसुरी बजा रहा था। वह अपने कंसमेन के मुकाबले अविश्वसनीय रूप से लंबा था, लगभग 3 मीटर। उसका नाम हनीगा था और वह दावा करता था कि उसके क्लैन में जायंट ब्लडलाइन शुद्ध है। जिस तरह वह बांसुरी बजाता था वह बहुत दुख भरा था। ऐसा लगता था जैसे वह यहाँ का नहीं, पर पता नहीं कहाँ जाना है। इंटिस के स्कट चेजर्स की तुलना में वह कवि जैसा अधिक था।
परंतु कुछ लोग किसी भी यौन रोग को मानो एक बैच की तरह पहनते हैं, ये पूरे सोशल मार्केट को गड़बड़ा देता है। मैंने हनीगा से थोड़ी देर बात की और उससे अपना सवाल पूछा। उसने कहा कि वह बस होमसिक है, पर समस्या यह है कि वह सेंट मिलोम का सच्चा मूल निवासी है, उसने यहाँ कभी बाहर नहीं निकला। हनीगा ने कुछ और बांसुरी बजाए और बाद में बताया कि वह जायंट किंग सर कोर्ट को याद करता है, उन पहाड़ों और महलों का सपना जो गोधूली की चमक में नहा रहे हों, ऊंचे टावर और महाकाव्य इमारतें जो ग्रेट ट्वाइलाइट हॉल से भी अधिक आकर्षक और चमत्कारिक हैं। वह मानता है कि सोनिया सी के पूर्वी सिरे पर किसी जोन में जायंट किंग सर कोर्ट तक जाने का एक रास्ता हो सकता है। उसने कहा कि सहस्राब्दी बीत चुकी है, पर जायंट्स अपना घर नहीं भूले। अब उसकी बारी है कि वह अपने पूर्वजों के पदचिह्नों पर चले। उसने फिर हड्डी की बांसुरी बजाई और धीरे धीरे चला गया। होम होम पढ़कर कैलिन ने पहली बार महसूस किया कि उनकी भावनाएं एम्परर के साथ प्रतिध्वनित हो रही हैं। रोसेल ने सिर्फ वह शब्द लिखा था, पर फिर भी कैलिन एम्परर के भीतर उठती गिरती भावनाएं समझ पाए, क्योंकि वे हनीगा की तरह किसी आत्मिक घर से जुड़े थे। कैलिन ने मन ही मन आह भरी और अगला पृष्ठ पलटा। 10 जनवरी सोनिया आइलैंड, जिसे एंशिएंट एल्फ आइलैंड भी कहते हैं, का दौरा किया। यहाँ ढेर सारे एल्विश अवशेष और रीति रिवाज बचे हुए हैं। पहले दिन मैं आश्चर्यचकित था। एल्व्स ब्लड केक बनाते हैं, वो जानवरों के अंग खाते हैं और मसालों का आनंद लेते हैं। उन्होंने चॉपस्टिक्स भी बनाए। भित्ति चित्रों पर एल्विश चेहरे की रेखाएं और आंखें कुछ हद तक एशियाई लोगों जैसी लगती हैं। क्या ये मेरे देशवासी हो सकते हैं? हाँ, मुझे भी ऐसा तजुर्बा हुआ, पर ऐसा होना संभव नहीं कि इतनी बड़ी संख्या एक साथ ट्रांस माइग्रेट कर आए हो। ये लगभग एक पूरा जाति जैसा लगेगा। हो सकता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, पर यह मायने नहीं रखता कि यहाँ जो रीति रिवाज और कटलरी दिखाई देती है वो मेरे लिए परिचित है या नहीं। 13 जनवरी मैंने लेख, अवशेष और लोक कथाओं की खोज में इतना व्यस्त होकर कुछ दिनों तक डायरी लिखना भूल गया। विभिन्न चर्चेस द्वारा कई वस्तुएं ले ली गई, फिर भी मैंने कुछ मूल्यवान प्राप्त किए। विभिन्न किंवदंतियों में कहा गया है कि एल्फ किंग सोनिया त्रिम ने चॉपस्टिक्स बनाई, और ही नामक प्राचीन देवता के बारे में कहानियां हैं जो जानवरों के अंग और उनके खून से व्यंजन बनाना जानते थे। क्या ये संभव है कि ही हमारे पूर्वजों में से हो? यह विचार मुझे करना होगा। 16 जनवरी आगे की जांच के बाद लगता है एल्व्स का ट्रांसमाइग्रेटर्स से कोई लेना देना नहीं, कम से कम उनके पीछे चीन, इंग्लैंड जैसे संकेत नहीं मिलते। उनके सामान्य आविष्कार हमारे आने से पहले प्रकट नहीं हुए थे, इसलिए अब मेरे पास मौजूद सबूत मेरे सिद्धांत को समर्थन नहीं देते। ये थोड़ा निराशाजनक पर साथ ही राहत भरा भी है। अगर मुझे किसी दूसरे ट्रांसमाइग्रेटर का सामना करना पड़े तो मुझे अब भी अंदाजा नहीं है कि कैसे निपटना होगा। 17 जनवरी मैंने उस घर का सपना देखा जिसे मैं लगभग भूल चुका था। वास्तव में एम्परर ने उस सिद्धांत को काफी हद तक त्याग दिया था। कैलिन ने अगला पन्ना पलटा और अंतिम एंट्री पढ़ी। 2 अप्रैल मेरी बेटी स्मार्ट है, वह 1 साल से पहले बोल सकती थी, भले ही अभी कुछ ही शब्द जानती है। मुझे विश्वास है कि उसका विकास धीमा नहीं होगा, यह मुझसे ही विरासत में मिला होगा। जब मैं उसे देखता हूँ वह थोड़ी सी वैसी ही दिखती है जैसी मैं पृथ्वी पर था। क्या ऐसा संभव है कि आत्मा कुछ उत्तराधिकार लेकर आती है? हाँ, मैं इसे ऐसा ही मानूंगा। बर्नाडेट, ये नाम अच्छा लगता है, सुंदर है, पर मेरे अंदर एक चीनी उपनाम देने की इच्छा पलती रहती है। वह अपनी असली दादी और दादा को नहीं देख पाएगी। 3 अप्रैल कल रात अनिद्रा हुई, उदासी भरे विचार आ रहे थे। शुक्र है मैं कोगिटेशन जानता हूँ, पर इससे मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया गया कि क्या मुझे गुप्त रूप से बर्नाडेट को चीनी सिखानी चाहिए। नहीं, मैं नहीं कर सकता। अगर वह डायरी एंट्रियों को समझ पाएगी जो उसके पिता ने लिखी थी, तो मैं खुद को मार डालना पसंद करूंगा। उसकी आंखों में उसके पिता सम्मान से भरे हैं, पर चीनी में डायरी लिखना मेरे और पृथ्वी के अतीत के लिए आखिरी बंधन है। कुछ हद तक ये बंधन मेरी बेटी को विरासत में मिलना चाहिए। 6 अप्रैल कुछ दिनों के विचार के बाद मैंने फैसला किया कि बर्नाडेट को 2 चीनी अक्षर सिखाऊंगा जैसे एक सुरक्षात्मक प्रतीक। मैं उसे कहूंगा कि यह उसका प्यारे पिता द्वारा दिया गया संरक्षण है, उसे सिर्फ इसे याद रखना है। उसे अर्थ जानने की जरूरत नहीं। चीनी में शब्द है होम होम। कैलिन ने ये शब्द दोहराया और महसूस किया कि उनकी आंखें थोड़ी भिगो गई हैं। अब उन्हें समझ आ गया कि क्वीन मिस्टिक ने ये 3 डायरी पृष्ठ क्यों चुने थे। ये वही सुरक्षात्मक प्रतीक था जो पिता ने बेटी के लिए छोड़ा था। होम। इस क्षण कैलिन की भावनाओं की एक नदी बह निकली। सतह शांत थी, पर नीचे अनंत भंवर मंथन कर रहे थे। कैलिन ने डायरी पृष्ठ वापस लिया और उन्हें गायब कर दिया। उन्होंने कैटलिया से पूछा, आपका सवाल क्या है? कैलिन ने कैटलिया की तरफ देखा और पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो क्या पूछेगी। उन्होंने आह भरी और भरोसा महसूस किया। सम्माननीय मिस्टर फूल, मैं इन 2 प्रतीकों का अर्थ जानना चाहूंगी। अनुमति मिलने पर कैटलिया ने चीनी अक्षर जादू से उत्पन्न किए। वे गो और शियांग थे। जैसा अनुमान था, कैलिन ने चुपके से आह भरी। जब इन्हें जोड़ा जाता है तो यह अर्थ देता है होम, किसी की आत्मा के लिए मातृभूमि।
कैटलिया ने दूसरे वाक्य पर जोर दिया, क्योंकि वह अच्छी तरह जानती थी कि क्वीन मिस्टिक के लिए घर कहाँ था और उन्होंने इसे किसी खास चीज के रूप में नहीं माना। ऑड्रे, अल्गर और अन्य टैरो क्लब के सदस्य नए रोसेल टेक्स्ट से सीखने में लगे प्रतीकों और उनके संयुक्त अर्थ को याद करने की कोशिश में, सिवाय डेरिक के। कैलिन आगे कुछ नहीं बोले, वह अपनी कुर्सी में पीछे झुक गए। आप शुरू कर सकते हैं। अल्गर ने तुरंत सिर मोड़ा और द वर्ल्ड को देखा। आपका मिस्टिकल आइटम तैयार है, मैं इसे इस सप्ताह आपको दूंगा। वह ओशन सॉन्गस्टर के बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक से बने मिस्टिकल आइटम का जिक्र कर रहे थे। आर्टिसन ने पहले मिस जस्टिस के ग्लव को जल्दी से पूरा कर दिया था। जहां तक द वर्ल्ड के अनुरोध की बात है, उसे इस सप्ताह तक टाला गया था। मिस्टर एजिक का अभी तक जवाब नहीं आया था और क्रीपिंग हंगर पर सील को बहाल करने में उनकी असमर्थता के कारण इस मिस्टिकल आइटम का आगमन अब तय समय पर होगा। कैलिन ने द वर्ल्ड को नियंत्रित करके उसे सिर हिलाने के लिए मजबूर किया। यह अभी भी एक स्वीकार्य गति है, एक स्वीकार्य गति। कैलिन ने मन में सोचा, अगर मैंने इसे 2-3 सप्ताह या 1 साल तक टाल दिया होता तो क्या आप मुझे टेलीपोर्ट कर रहे होते? अल्गर ने एक परेशान सतर्कता के साथ विचार किया। उनकी मूल योजना चच से कैटाक्लाइस्मिक इंटरपोशन प्राप्त करने की थी और ओशन सॉन्गस्टर पोशन को पचाने की प्रक्रिया अभी शुरू हुई थी, इसलिए वह अभी किसी भी संगत बियॉन्डर सामग्री की खोज में नहीं थे। वे चुप हुए और अपने अपने कार्यों में लग गए। अल्गर के लिए अब सबसे ज़रूरी बात थी कि विप ऑफ माइंड के साथ मेल खाने के लिए 1 या 2 मिस्टिकल आइटम प्राप्त करना, क्योंकि बियॉन्ड सीक्वेंस 5 के लिए केवल एक मिस्टिकल आइटम होना शर्मनाक था। सामान्यतः उनके पास 2-3 होते हैं जिनके नकारात्मक प्रभाव ओवरलैप नहीं करते। फिर मिस्टर जस्टिस ने कहा, मैं एक जांच मिशन कमीशन करना चाहूंगी। कैलिन का दिल धड़क उठा। द वर्ल्ड की अभिव्यक्ति कुछ सुस्त हो गई। यह क्या है? फोर्स ने सक्रिय रूप से पूछा। मिस जस्टिस के कमीशनों के बारे में उनकी धारणा ये थी कि वे सामान्यतः सरल और त्वरित होते हैं, इसलिए फोर्स ने सोचा कि वे इसे लेना चाहेंगी। मगर जब ऑड्रे ने अपनी बात व्यवस्थित की, उन्होंने बताया, हाल ही में बैकलुंड में 2 मामले हुए हैं। एक है बैरोन सिंड्रास पर फंसाने का संदेह, दूसरा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मार्च पर एनवायरमेंटल मेजर्स के कारण हमला। इन दोनों मामलों में एक टायकून ड्वेन डेंटिस भी शामिल है। वह 2 महीने पहले बैकलुंड आया था और उसने गरीबों को लक्षित करने वाले एक बर्सरी फाउंडेशन के लिए चर्च ऑफ एवरनाइट को 10,000 पाउंड से अधिक के शेयर दान किए थे। फोर्स को मिस जस्टिस के विवरण पर अजीब सा परिचिति महसूस हुआ। वह उन दोनों मामलों में मौजूद थीं और शामिल भी। वे अनजाने में अपनी पीठ सीधी कर बैठी और मिस जस्टिस के अगले शब्दों का इंतजार किया। मैं उस जेंटलमैन की असल स्थिति की जांच करना चाहती हूँ। किसी को किराए पर लेकर फोर्स के अंदर उत्साह उमड़ पड़ा। मुझे पता है, मुझे पता है। वह सोच रही थी कि ड्वेन डेंटिस अमीर हैं, अच्छा दिखते हैं और अनुभवहीन नहीं है, पर फोर्स के मन में यह भी था कि वह किडनी या ब्लैडर की दिक्कतों वाला कोई व्यक्ति है। फोर्स लगभग अपने विचारों को बोलने ही वाली थी, पर ऑड्रे ने कहा, 500 पाउंड के लिए एक प्रारंभिक जांच। अगर आपको खतरा महसूस होता है तो मैं और भी भुगतान करूंगी। फोर्स ने अपने शब्द ठीक करने के लिए मन ही मन सोचा, तभी द वर्ल्ड ने अपना हाथ उठाया। फोर्स को लगा कि उसने गलत देखा। क्या मिस्टर वर्ल्ड इस मिशन को लेना चाहेंगे? वह बैकलुंड में तो हैं, पर यह एक जांच है, हत्या नहीं। ड्वेन डेंटिस खुद पहले से दयनीय दिखते हैं। फोर्स का मन हल्का सा घबराया। क्या वह मिशन ले लेती? 500 पाउंड पूरे कीमती थे। वह वही थी जो फोर्स को 200 पाउंड दिलवाती। पर अब प्रतिस्पर्धी मिस्टर वर्ल्ड हैं, शायद सहयोग ही बेहतर होगा। पर मिस्टर वर्ल्ड इस मिशन में क्यों रुचि लेंगे? फोर्स ने फिर समझा, जहां तक अल्गर और कैटलिया की बात है, वे द वर्ल्ड पर नजरें टिकाए हुए थे। उनके लिए ये सोचने वाली बात नहीं थी कि द वर्ल्ड ने जांच मिशन स्वीकार किया, इसका मतलब मामले अपेक्षाकृत जटिल हैं। एमलिन ने भी तुरंत महसूस किया कि साधारण जांच सामान्यतः इतना बड़ा इशारा नहीं देती। 5,000 पाउंड कमाने की उनकी योजना अचानक उलट गई, क्योंकि द वर्ल्ड के रुचि लेने पर उन्हें कुछ न कुछ गहरा दिखाई दे गया। ऑड्रे ने द वर्ल्ड से पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, क्या आप यह मिशन लेना चाहेंगे? द वर्ल्ड ने गंभीर होकर कहा, ड्वेन डेंटिस एक पहचान है। कैलिन ने कुछ जानकारी उजागर करने का फैसला किया और कहा कि ड्वेन डेंटिस उनके सार्वजनिक मुखौटों में से एक है। यदि उन्होंने छिपाने का विकल्प चुना तो भविष्य में यह उजागर हो सकता है और स्पेक्टेटर महसूस कर सकते हैं कि द फूल के पास कुछ छिपा हुआ है। यह उनके विश्वास को हिला सकता है। इसलिए ईमानदारी ज्यादा प्रभावी और कम चिंताजनक थी। उन्होंने सीधे ये क्यों नहीं कहा कि ड्वेन डेंटिस गेहरमन स्पैरो हैं? क्योंकि कैलिन टैरो क्लब को यह धारणा नहीं देना चाहते थे कि यही वही व्यक्ति है। वे नहीं चाहते थे कि किसी को लगे कि द फूल का अकेला ब्लेस्ड वही है। ऑड्रे ने पंक्तियों के बीच पढ़कर अनुमान लगाया और द वर्ल्ड ने कहा, एक सामान्य पहचान जिसे मैं और मेरे साथी साझा करते हैं। मैं कभी कभी उनके रूप में प्रच्छन करूंगा। ये सुनकर फोर्स को बिजली सी लगी। क्या दयनीय ड्वेन डेंटिस असल में मिस्टर वर्ल्ड हैं? फोर्स डर से ठिठक गईं। उनके दिमाग ने पूर्व में की गई टिप्पणी का मतलब पकड़ लिया था। एक साधारण दिखने वाला व्यक्ति अक्सर साधारण नहीं होता। यहां तक पहुंचते पहुंचते ऑड्रे के विचार शांत हुए, पर फोर्स का डर और भी बढ़ गया।
अगर वे गलत प्रतिक्रिया करती और कुछ बोल देती तो अगला टैरो गैदरिंग में वे रह नहीं पाती। सौभाग्य से उन्होंने कुछ नहीं कहा। वे सोचने लगी, क्या हम ड्वेन डेंटिस की रक्षा कर रहे थे या वह हमारी रक्षा कर रहे थे? क्या मुझे मिस्टर गेहरमन स्पैरो को उनका पैसा वापस कर देना चाहिए? ड्वेन डेंटिस कई मायनों में मिस्टर वर्ल्ड के बराबर हैं। ऑड्रे ने फिर द वर्ल्ड से पूछा, ये सार्वजनिक पहचान किस काम आएगी? क्या इन मामलों में गहरी समस्याएं हैं? एमिलिन ने चिंता जताई और द वर्ल्ड ने संक्षेप में कहा, बेशक यह आगे की जांच का इंतजार कर रहा है। कैलिन की हंसी गहरी आवाज में निकली, दोनों मामलों में निश्चित रूप से गहरी समस्याएं हैं, पर यह रहस्य है, मैं बताने का इरादा नहीं रखता। ये बात सुनकर सभी समझ गए कि द वर्ल्ड कुछ नहीं खोलना चाह रहे थे। एमिलिन ने सूखी हंसी की और पीछे झुक गए, संतुष्टि का अभिनय करते हुए। ऑड्रे ने भी अपने मुंह के कोनों को संभालते हुए कहा, ठीक है, मैं समझती हूँ। जानकारी के लिए धन्यवाद। अब उन्होंने लोएन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन में शामिल होने का विचार स्वीकार कर लिया ताकि अगर भविष्य में कोई खतरा आया वे मिस्टर वर्ल्ड को सूचित कर सकें। द वर्ल्ड ने फिर कहा कि उनके पास बिजार्जो बेंस या कोई प्रच्छन्न नाम हो सकते हैं, कुछ ऐसा जो खुद को प्रच्छन्न करने में अच्छा है और अजीब शक्तियां रखता है। ये लगभग डेमीगॉड लेवल है और इसकी मुख्य आंख इसकी कैरेक्टरिस्टिक से निकाली गई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है। अल्गर और कैटलिया ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। द वर्ल्ड के लिए ऐसे डेमीगॉड लेवल के मटेरियल इकट्ठा करना सामान्य था। डेरिक ने कहा, मैं किताबों के माध्यम से देखूंगा या मदद मांगूंगा। द वर्ल्ड चुप रहे। फोर्स ने एक और कमीशन मांगा, एक एंशियंट रेत की शापित कलाकृति और बचे हुए अध्यात्म को खरीदने के लिए, पर लेन देन असफल रहा। मिस्टर हैंडमैन ने द सन से कुछ पूछा। फोर्स ने द वर्ल्ड पर एक तिरछी नजर डाली और कहा, मुझे हाल ही में एक अजीब सपना आया, उसमें एक लगभग वास्तविक खजाना था। उन्होंने वर्णन किया और अंत में कहा, वह फेट और कंसीलमेंट से बने जटिल प्रतीक जैसा था। द वर्ल्ड ने पूछा, क्या आप उसी प्रतीक की बात कर रही हैं? और प्रतीक जादू से उत्पन्न कर दिया गया एक आंख जैसा बैज जिस पर फेट और कंसीलमेंट के चिन्ह थे। द वर्ल्ड ने बताया कि यह लेनवुड से आया और हर्मिट्स ऑफ फेट के सभ्य लोगों का प्रवेश चिन्ह था। कैलिन ने महसूस किया कि यह जाल है, वह खजाना एक जाल है। ऑड्रे ने उत्सुक होकर पूछा, मिस्टर वर्ल्ड, वह प्रतीक क्या दर्शाता है? आप इसे जाल क्यों कहते हैं? कैलिन ने द वर्ल्ड को नियंत्रित कर उत्तर दिलवाया, यह एक चोरों का झुंड है जो खुद को हर्मिट्स ऑफ फेट कहता। ये सुनकर अल्गर और कैटलिया के दिमाग में नाम चमके, एक माराउडर्स का झुंड। पर एमिलिन ने कभी ऐसा संगठन नहीं सुना और सेंगुइन के ऊपरी तबके से और जानकारी इकट्ठा करने का प्लान बनाया। कैलिन ने अगली समस्या पर ध्यान दिया। माराउडर पाथवे से एक डेमीगॉड जो सीवा में गहराई में सील था, अपेक्षाकृत बोकलुन स्ट्रीट नहीं छोड़ा था, वह शायद हेजल के पास छिपा हुआ है। और वह डेमीगॉड सक्रिय था, उसने सपने के जरिए मिस मैजिशियन को प्रभावित करने की कोशिश की, ये किसी तरह स्वीकार्य नहीं था। कैलिन ने तय किया कि वे अपने प्यारे कवि हनीगा को खबर पहुंचाएंगे और चेतावनी देंगे। इस बीच ऑड्रे ने मिस्टर फूल के भावनात्मक परिवर्तन महसूस किए और मन ही मन बड़बड़ाए, चोरों का झुंड मिस्टर फूल से संबंधित दोस्त हैं। बातचीत खत्म हुई तो कैटलिया ने कहा, मैं इस सप्ताह वही इंटेलिजेंस दूंगी जो आप चाहेंगे। द वर्ल्ड ने सिर हिलाया। कैलिन ने चुपके से आह भरी, इस गुप्त संगठन के साथ कई चीजें सरल लगने लगीं। फिर अल्गर ने द सन से पूछा कि क्या उसने अपने पूर्व चीफ के म्यूजियम के मामले का पता लगाया। द हैंडमैन ने जवाब में कहा, मैंने बस 2 दोस्त बनाए। द हैंडमैन ने बताया कि 6 सदस्यीय परिषद म्यूजियम खोलना चाहती है और कैरेक्टरिस्टिक पुनर्प्राप्त करने की इच्छा है। सिटी ऑफ सिल्वर में ये ऑपरेशन बड़ा पाप नहीं माना जाएगा, पर वहाँ कुछ लॉजिस्टिक्स की ज़रूरत होगी। कैलिन ने द वर्ल्ड से कहा, अगर इसमें डेथ का डोमेन शामिल है तो आप मेरी सलाह ले सकते हैं और मैं मिस्टर एजिक की भी सलाह ले सकता हूँ। उन्होंने चुपके से जोड़ा, फ्रैंकली के नए मशरूमों की वजह से लिटिल सन को स्थानांतरित करने की कोई योजना नहीं थी, वे अभी अधूरे थे और जो फल निकले वे जहर और पागलपन से भरे थे। डेरिक ने कृतज्ञता से धन्यवाद मिस्टर वर्ल्ड कहा, फिर टैरो क्लब सीखने खंड में चला गया और अंत में वास्तविक दुनिया में लौटते हुए कैलिन ने तुरंत माराउडर डेमीगॉड की समस्या सुझाने का निर्णय लिया। पर पहली बाधा यह थी कि उन्हें नहीं पता था कि लियोनार्ड मिशेल और उसके भीतर के दादा कहाँ हैं। सेंट सैमुअल कैथेड्रल सबसे संभावित जगह थी, पर पहुंचना मुश्किल था। वह सप्ताह में 1-2 बार जाने वाला था और किसी निश्चित समय पर नहीं, रोज 3 बार वहां जाकर बैठना व्यवहारिक नहीं था। कैलिन ने सोचा, ये किस तरह की घटिया योजना है? क्या इसे स्टेक आउट कहते हैं? भले ही ऐसा कर लूं, ये प्रभावी नहीं हो सकता। उन्हें पछतावा हुआ कि वे बहुत ज्यादा सोफिस्ट्री पर केंद्रित हो गए और लियोनार्ड मिशेल से संपर्क साधना भूल गए। उन्हें चाहिए था कि वह बता देते, मैं कैलिन मोरेट्टी को उनकी पहचान उजागर होने के बारे में सूचित कर दूंगा। अगर उनके पास कुछ कहना होगा तो मैं आपके लिए पास कर दूंगा। उस तरह से एक व्यक्तिगत संपर्क स्थापित हो जाता। कैलिन ने धीमी सांस ली और अपनी आखिरी योजना लागू की, जादुई दर्पण का उपयोग करना।
प्रतीकों को आकर्षित करते हुए उन्होंने पूरे शरीर के दर्पण में देखा और सफ़ेद लोएनीच टेक्स्ट भरा। उत्कृष्ट महान मास्टर, आपका तुच्छ, वफादार और विनम्र, भयभीत नौकर एरोड्स आपके सम्मान का उत्तर देने के लिए यहाँ है। किसी भी सवाल का जवाब देने से पहले मुझे कहना है, मैं गलत था। मैं गलत था। कैलिन ने भान उठाए, आप अचानक गलती स्वीकार क्यों कर रहे हैं? दर्पण पर सफ़ेद लोएनीच शब्द विकृत हुए और फिर बदले हुए शब्दों में बोले, संक्षेप में, मैं गलत था। कुछ पल के बाद सफ़ेद शब्द कांपे, क्या आप मुझे माफ़ करोगे? नहीं, मेरा मतलब है, क्या आप मेरे बाद के प्रदर्शन को देखने के लिए तैयार हो? ये रूप रंग देखकर कैलिन ने मन ही मान टीएस कहा और उदासी के साथ, कड़ी मेहनत करो कहा। फिर दर्पण ने पूछा, क्या आपके पास मुझसे पूछने के लिए कोई सवाल है? कैलिन ने सिर हिलाया, हाँ, लियोनार्ड मिशेल अगले कुछ दिनों में कहाँ रहेंगे? चांदी की रेखाएं विकृत हुईं और नए शब्द बने, 7 पिनिस्टर स्ट्रीट। और दर्पण ने दृश्य दिखाया, एक टेरेस हाउस, यूनिट नंबर 7, एक काला बालों वाला, हरी आंखों वाला युवक चाबी लेने आया था, वही पुरानी जगह। कोई बड़ा बदलाव नहीं। कैलिन ने सोचा, यदि मैं सीधे दौरा करूंगा तो ये ड्वेन डेंटिस की लियोनार्ड पर धारणा को दूषित करेगा, ये कदम काफी नीचे होगा। क्या मैं एमिलिन को भेज दूं? लियोनार्ड शायद जान गया होगा कि वैम्पायर और शेरलॉक मोरियार्टी, जो कैलिन मोरेटी भी हैं, के बीच संबंध हैं। कैलिन ने फिर पूछा, हेजल मार्च के बगल में डेमीगॉड कहाँ छिपा है? दर्पण पर दृश्य बदला, सुंदर कढ़ाई वाली मोटी कालीन और एक छोटा चमड़े का सोफा, सोफे पर एक सफ़ेद फर वाला कौसन, उसी पर बैठे एक ग्रे चूहा, उसकी आंखें गहरा लाल थीं। क्या माराउडर डेमीगॉड ने किसी चूहे को परजीवी कर लिया था और वह हेजल के कमरे में दिन के उजाले में सो रहा था? कैलिन हैरान होकर भी थोड़ा मनोरंजन महसूस करने लगा। चांदी की रेखाएं और स्पष्ट हुई, दर्पण पर सफ़ेद शब्द उभरे, ग्रेट मास्टर, क्या आपके पास मेरे लिए कोई अन्य निर्देश हैं? कैलिन ने संक्षेप में कहा, कमरे में दर्पण का उपयोग करके उस डेमीगॉड को चेतावनी दो। उसे बताओ कि इस स्ट्रीट के चारों ओर इलाका एक माराउडर पाथवे से घिरा हुआ है और एक एंजल फ्लाइंग इस पाथवे के खिलाफ है। साथ ही ब्लास्फेमर अमोन कभी भी आ सकते हैं। दर्पण ने कहा, ठीक है मास्टर, मैं इसे तुरंत करूंगा। और शब्द चमक उठे। हेजल के कमरे में ग्रे चूहे ने अचानक अपनी आध्यात्मिक धारणा उत्तेजित महसूस की और उठ खड़ा हुआ। दर्पण की सतह पर कुछ शब्द ऐसे दिखाई जो ताजे खून से लिखे हुए लगते थे, इस इलाके को छोड़ो। चूहे ने पल भर के लिए तर्क किया, क्यों? और फिर शब्द बने, आसपास के इलाके में भरपाई की सख्त जरूरत के कारण एक माराउडर पाथवे से एक एंजल फ्लाइंग कर रहा है। ये पाथवे सभी हाई सीक्वेंस बियॉन्डर्स का दुश्मन है। ब्लास्फेमर अमोन जल्दी से आ रहे हैं। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं क्योंकि मैं उन्हें लाभान्वित नहीं करना चाहता। ग्रे चूहे ने धीरे से चू चू किया और फिर गहरी आवाज में पूछा, तुम कौन हो? वह बेहद निराश था, उस शक्ति को वह जमा कर पाया था वह अक्सर निकाल दिया जा रहा था। दर्पण ने खून लाल टेक्स्ट में लिखा, मैंने एक सवाल का जवाब दिया, अब तुम्हारी बारी है। पदार्थ के सिद्धांत पर एक चूहे को परजीवी करने के बाद तुम्हें शरीर के निर्माण और हार्मोन से प्रभावित होना चाहिए। अब बताओ कौन सी इकाई तुम्हें संभोग करने की इच्छा देगी, महिला मानव, पुरुष मानव, महिला चूहा, पुरुष चूहा या उपरोक्त सभी? कृपया जवाब दें। इसी समय हेजल ने दरवाजा धीमा खोला और चूहे ने यह महसूस तक नहीं किया कि दरवाजा खुल रहा है, वह अपनी तरह प्रभावित लग रहा था। दरवाजा और खुला। हेजल ने धीरे से देखा कि वह इकाई जो डेमीगॉड होने का दावा कर रही थी, दर्पण को घूर रही थी, पर अब वह ग्रे चूहे की शक्ल में थी। हेजल ने घबराकर दरवाजा रोक दिया और देखा कि ग्रे चूहे के शरीर कांप रहे थे, उसकी लाल आंखों में हत्यारे की चमक थी। मेरे साथ मूर्खता बंद करो। चूहे ने गुर्राया और कमरे छोड़ने की कोशिश की, पर अचानक अदृश्य चेन ने उसे बांध दिया। वह ताकत अब उसे रोक रही थी और फिर आकाश से चांदी जैसी बिजली का एक बड़ा बोल्ट गिरा जिसने ग्रे चूहे को मारा। हेजल की आंखों के सामने सब सफ़ेद हो गया। कुछ पल के लिए वह कुछ भी नहीं देख पाए। धीरे धीरे उनकी दृष्टि ठीक हुई और उन्होंने पाया कि ग्रे चूहा जमीन पर पड़ा, काला सा, जल चुका था, उसके अंग मरोड़े हुए थे। क्या हुआ? अचानक आए इस बदलाव से इनएक्सपीरियंस्ड हेजल कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि कैसे प्रतिक्रिया दे। वह कुछ सेकंड के लिए हैरान सी खड़ी रही, फिर दरवाज़ा धकेलकर अंदर भाग पड़ी। जब वह चार्ड रैट के पास पहुंची तो वह अस्तित्व जो खुद को डेमीगॉड कहता था, तेजी से लंगड़ाया और शांत स्वर में बोला, तुमने दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। हेजल पहले कुछ पल के लिए ब्लैंक दिखी, फिर उसे एहसास हुआ कि वह यूजुअल की तरह दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी क्योंकि वह मौके तक पहुंचने की जल्दी में थी। ऐसा करने से मेड्स चुपके से झांक नहीं पाती। चून की रैट लगभग ठीक दिख रहा था। हेजल ने होठ सिकोड़ते हुए वापस मुड़कर दरवाजे की ओर चली। इसी दौरान उसकी नज़र फुल बॉडी मिरर पर भी बनी हुई थी। उसने देखा कि उसमें सब कुछ सामान्य और ठीक दिख रहा था। कमरा साफ दिखाई दे रहा था, वहां कोई अतिरिक्त व्यक्ति या वस्तु नहीं थी। जैसे ही दरवाज़ा क्लिक करके बंद हुआ, हेजल ने पूछा, टीचर, अभी क्या हुआ?
चार्ड रैट ने साइडवेज देखा और खिड़की के परे टकटकी लगाते हुए बोला, मिस्टिसिज्म की दुनिया में जो कुछ भी सुपरनैचुरल पावर से जुड़ा होता है वह खतरे से भरा होता है। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। मैंने मिरर का उपयोग डिविनेशन के लिए किया, पर किसी अननोन एग्जिस्टेंस का ध्यान खींच गया। एक तीव्र संघर्ष के बाद मैंने अंततः समस्या को सुलझा लिया और डेंजर को पूरे सड़क तक फैलने से रोका। रैट धारा प्रवाह बोला, जैसे बिजली में चमकना कोई मामूली बात हो। ऐसा है, पहले तुम मुझे ऐसी बातों के बारे में क्यों नहीं चेताती थीं? हेजल खुद को रोक न पाए और कुछ भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि उसे चार्ड फॉर और डिसइंटीग्रेटेड फैट की मिली जुली गंध आ रही थी। रात का जवाब देने का इंतजार किए बिना रैट बालकनी की ओर मुड़ा और पीठ उसकी तरफ रखते हुए कहा, मेरी फिजिकल कंडीशन बिगड़ गई है। अब यहाँ रहना उचित नहीं रह गया है, वरना चर्च ऑफ एवेनाइट द्वारा मुझे खोज लिया जाएगा। हाँ, किसी मौके पर मुझे अपने मैनर इन द कंट्रीसाइड भेज देना। रैट की जली हुई फर और भुनी हुई मांस की खुशबू से हेजल कुछ सेकंड के लिए चुप रही। संदेह दबाते हुए उसने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। 160 बोकलिन स्ट्रीट। रिक्लाइनिंग चेयर में बैठा क्लेन ने फुल बॉडी मिरर में फिर से एक्वियस लाइट की लहरी देखी और सिल्वर लाइट उठी। सिल्वर शब्द मिलकर एक वाक्य बने। ग्रेट मास्टर, योर प्यूनी सर्वेंट एरोड्स ने आपके निर्देशों का पालन करते हुए उस डेमीगॉड को मरॉडर पाथवे से चेतावनी दी। मैंने उसे एक छोटा सा पनिशमेंट भी दिया है। जैसे ही क्लेन ने एरोड्स द्वारा प्रयुक्त प्रोनाउन पर गौर किया, मिरर की सतह से रोशनी साफ हुई और एक दृश्य उभरा। एक सिल्वर बिजली सी गिरी, जिससे ग्रे रैट कन्वल्सिंग होकर गिर पड़ा। यह बहुत कमजोर है। क्लेन अचानक समझ गया कि यह डेमीगॉड उसकी अपेक्षा से कमजोर क्यों था। तुमने इसे सीधे क्यों नहीं मार डाला? क्लेन ने थोड़ा प्रोबिंग करके पूछा, ये देखने के लिए कि डेमीगॉड की स्थिति कैसी है। एरोड्स के मिरर ने सिल्वर शब्दों की रूपरेखा दी, अगर किसी डेमीगॉड टारगेट को मारने में सर्टेनिटी न हो तो उन्हें कोने में धकेलना ठीक नहीं होता। जब वे रिप्रेस नहीं होते तो वे पूरी तरह नियंत्रण खो देंगे। इससे वे एक इनकम्प्लीट और इरेशनल मिथिकल क्रिएचर में म्यूटेट कर सकते हैं। अधिकांश समय किसी ट्रबलसम कंडीशन का कारण ये होता है कि वे अपने नियंत्रण खो देने के इंक्लिनेशन का विरोध कर रहे होते हैं। मैं अपनी वास्तविक फॉर्म में नहीं हूं, इसलिए मैं केवल एक छोटा सा पनिशमेंट ही दे सकता था। जब आखिरी पंक्ति आई, फुल बॉडी मिरर का एक्वियस लाइट शिमा हुआ। क्लेन को अचानक ऐसा लगा जैसे कोई क्रिएचर उसकी तरफ वाइडेंड, वाटरी आंखों से देख रहा हो। उसने कुछ नहीं कहा और बस सिर हिलाया। आज के लिए बस इतना ही। अगर और कुछ होगा तो मैं तुम्हें फिर समन करूंगा। ऑलराइट, मास्टर टिल्डर। मिरर ने तुरंत एक हैंड वेविंग इमोटिकॉन जैसा भाव प्रस्तुत किया। कमरा साफ करने के बाद क्लेन ने अपनी आफ्टरनून नैप पूरी की और मास्टर बेडरूम से बाहर आया। कुछ ही देर में व्हाइट ग्लव्ड वॉल्टर तीसरी मंजिल पर आया और आधा खुले कमरे में दाखिल हुआ जिसमें बालकनी था। उसने अपने एम्प्लॉयर से कहा, सर, चर्च ने एक पत्र भेजा है। उन्होंने आपको लीन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर बनने के लिए आमंत्रित किया है। आप सीधे पद ग्रहण कर सकते हैं और साइजेबल सैलरी ले सकते हैं, या आप सिंबॉलिक रोल ले सकते हैं। आप मेजर मामलों में भाग लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर चर्चा व मतदान करेंगे। चर्च सच में एफिशिएंट है, क्लेन ने सोचा। चूंकि उसने पहले ही 10,000 पाउंड से ज़्यादा दान दिया है, सैलरी लेने की ज़रूरत नहीं। बेहतर होगा कि वह किसी चीज़ की उम्मीद न रखे, उसने विचार किया। मैं सिंबॉलिक रोल लूँगा। हालांकि मैं भविष्य में फाउंडेशन के कुछ एक्चुअल ऑपरेशंस में हिस्सा लेना चाहूँगा। मैं और ज़्यादा मदद पहुँचना चाहूँगा, उसने कहा। मैं चर्च को आपकी बात बता दूंगा, वॉल्टर ने गंभीरता से जवाब दिया। अगर आपकी और कोई बात नहीं है तो बेहतर होगा कि आप बुधवार सुबह वहां जाएं और फाउंडेशन की ऑफिशियल स्थापना देखें। ड्वेन ने अपना पोर्सिलन कप उठाकर एक घूंट ब्लैक टी पी। ठीक है। ऑन द गोल्डन ड्रीम। डैनिट्स डेक के सामने बैठा अजूर ग्लूसी देखकर चिंतित था, जो लहरों से उबल रहा था। गैमन स्पैरो द्वारा एक बार उकसाए जाने के बाद उसे लगा कि वह और देर नहीं कर सकता, वरना वह किसी समय पर बाउंटी बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मैं सोते हुए कैश के ढेर बन जाऊं। तो अगर मुझ पर शक हुआ तो क्या हुआ? डैनिट्स ने दांत कसे और हिम्मत जुटाई। वह कैबिन दूर से गुजरा और सीधे कैप्टन्स कैबिन की ओर बढ़ा। एंडरसन हुड को थोड़ी देर में ढूंढ न पाने पर उसने वाइस एडमिरल आइसबर्ग एडवीना एडवर्ड्स से पूछा। मंजिल पर पहुंचकर डैनिट्स ने 3 गहरी सांसें लीं और अपना दाहिना हाथ उठाकर नॉक करने की तैयारी की। तभी भीतर से वाइस एडमिरल आइसबर्ग की आवाज़ आई, कृपया अंदर आइए। डैनिट्स का दाहिना हाथ आधे रास्ते में रुका। उसने मुस्कुराहट जबरदस्ती बनाई और अंदर गया। उसने देखा कि उसकी कैप्टन डेस्क के पीछे बैठी थी, एक डार्क रेड फाउंटेन पेन पकड़कर। उसे नहीं पता था कि वह क्या लिख रही थी। कैप्टन, मुझे एक बात पर सलाह चाहिए, डैनिट्स ने हल्का सर झुकाकर कहा। एडवीना ने अपना फाउंटेन पेन नीचे रखा, अपनी स्लीव्स खींची जो फूलों से सजी थीं, और डैनिट्स की ओर देखते हुए बोली, आप वेस्ट बालम के बारे में पूछना चाहते हैं? डैनिट्स की एक्सप्रेशन जड़ हो गई। कैप्टन पहले से ही जानती हैं।
ये शिप पर कोई सीक्रेट नहीं छिप सकता, कैप्टन के साथ तो और भी नहीं। डैनेट्स गंभीर होकर बोला, हाँ, जैसा कि आप जानती हैं, मैं हिस्ट्री और जियोग्राफी में बहुत दिलचस्पी रखता हूँ। एडवीना की लिम्पट आंखें थोड़ी हिली और उसने खिड़की की ओर देखा। यह इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसने कहा। डैनेट्स अगले बहाने ढूंढने से पहले ही बोलना शुरू कर दिया। वेस्ट बालम में लोनस द्वारा संचालित शहर हैं, इंटीज के वैलीज हैं, नेटिव जनरल्स हैं जिनका समर्थन लीन करता है, और ट्राइब्स हैं जो इंटीज के आदेश का पालन करते हैं। साथ ही पावरफुल इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं जो दोनों राष्ट्रों के बीच संतुलन पर निर्भर करते हैं। वे न्यूमिनस एपिस्कोपट के विभिन्न फैक्शंस से गुप्त रूप से जुड़े हैं और डेथ के वंशज होने का दावा करने वालों से राइवलरी में हैं। रोज स्कूल ऑफ थॉट और फीसैक एम्पायर का वेस्ट बालम पर गहरा प्रभाव है। सतह पर कोई फैक्शन स्पष्ट रूप से उनका नहीं है, पर वास्तव में कई जनरल्स और ट्राइबल चीफ्स ने उन्हें सौंप दिया है। उनमें से डैनेट्स आश्चर्य से रुका और फिर अचानक अपना हाथ नीचे कर लिया, सूखी हंसी के साथ। कैप्टन, मुझे नोट्स लेने हैं, उसने कहा, वरना याद रखना नामुमकिन होगा। एडवीना, जिसे बीच में रोका गया था, नाराज नहीं हुई। उसने फाउंटेन पेन और कागज की ओर इशारा किया। यह एक अच्छी आदत है। मुझे विश्वास है गैमन स्पैरो गलत जानकारी लेना नहीं चाहेगा। डैनेट्स फिर से आश्चर्यचकित हुआ। वेस्ट बालम वाकई अराजक है। ये बताना मुश्किल है कि किसी मीडियम साइज्ड वॉलॉर्ड का बैकिंग फैक्शन कौन है या वह किसका सपोर्टेड है। रोज स्कूल ऑफ थॉट का प्रभाव वहां कितना है, ये क्लेन को चिंता में डाल रहा था। उसने डैनेट्स का लेटर जल्दी से स्कैन किया जब वह मिस मैसेंजर रियनेट टाइंकर से मिला। क्लेन ने सोचा कि उसे वेस्ट बालम अकेले नहीं जाना चाहिए जब तक मिस्टर अजिक उसके साथ न हो। मिस मैसेंजर जाते हुए क्लेन लेटर हाथ में लिए और वेस्ट बालम के मुद्दे पर फिर विचार करने लगा। उसने तय किया कि प्रिपरेशंस करनी चाहिए। अगर मिस्टर अजिक अगले महीने रिप्लाई न करे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जुलाई आते ही उसे कुछ सैनिकों के साथ वेस्ट बालम जाना पड़े, बिना डेथ काउंसिल की सुरक्षा के। अगर ऐसा हुआ तो रोज स्कूल ऑफ थॉट की छाया अंततः उस पर मंडराएगी। दो विकल्प थे। यदि यह बेहद खतरनाक निकला तो वह अपना आइडेंटिटी ड्वेन डैंटेस के रूप में छोड़ देगा, वरना उसे कस्टमर लिस्ट पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। वह किसी भी फैक्शन से खुद को जोड़ने से बचेगा जिसे रोज स्कूल ऑफ थॉट से संबंध होने का शक हो। पहले एक टारगेट निर्धारित करना जरूरी था ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट को नियंत्रित किया जा सके। डैनेट्स द्वारा दी गई जानकारी शायद वाइस एडमिरल आइसबर्ग से आई थी। जो दो नेटिव जनरल्स का उल्लेख था वे रादर स्पेशल दिखते थे। क्लेन ने शुरुआत से अंत तक सामग्री पढ़ी और कुछ समझा। उसे प्रारंभिक संदेह हुआ कि वे दो नेटिव जनरल्स चर्च ऑफ द गॉड ऑफ नॉलेज एंड विजडम से संबंधित हो सकते हैं। एडवीना ने कोई नोट न लेकर उनकी यूनिकनेस जानबूझकर दिखाई थी ताकि गैमन स्पैरो को बताने के लिए संकेत दे सके। इस तरह क्लेन को चिंता नहीं थी कि डैनेट्स से लीक होगा, क्योंकि लीक करने के अलावा कोई जानकारी नहीं थी सिवाय एक संकेत के। मेसेंचर्स कटामिया पहले रॉयल फैक्शन ऑफ द न्यूमिनस एपिस्कोपट का समर्थन प्राप्त है, दूसरे ने गुप्त रूप से डेथ के वंशज होने का दावा किया। भले ही वह सही हो, कितनी पीढ़ियां बीच में हैं, कौन जानता है। अगर वह मिस्टर अजिक से मिला तो उसे कैसे संबोधित करना चाहिए। क्लेन ने हंसते हुए अपनी कलाई हिलाई और पत्र जला दिया। फिर वह हाफ ओपन रूम विद द बालकनी में बेहतरीन आफ्टरनून टी का आनंद लेने लगा, जब तक वॉल्टर अंदर आकर फुसफुसाया, सर, पुलिस फिर आए हैं। ये क्वारोन की सुसाइड के संबंध में है। मामले के सुराग बाहरी तौर पर ड्वेन डैंटेस की ओर इशारा कर रहे थे, इसलिए भले ही बैरन सिंड्रस ने मामलों को संभाला था, पुलिस समय समय पर डिस्टर्बेंस करती रहेगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मैक्ट पर हुए असॉल्ट के संबंध में चूंकि ड्वेन डैंटेस केवल एक रिलेटिवली इंपॉर्टेंट आई विटनेस था, उन्होंने उसकी बयान लेने के बाद और परेशान नहीं किया। उन्हें एक्टिविटी रूम ऑन द सेकेंड फ्लोर विद द गार्डन में बुलाए। क्लेन ने अपना बटर स्पंज केक प्लेट पर रखा और एक घूंट चाय पी। एज द मास्टर, उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि उसका खाना वेस्ट होगा, लेफ्ट ओवर सर्वेंट्स को दे दिए जाते। अगर वह हमेशा साफ खाएगा या परफेक्ट प्रोपोर्शंस की मांग करेगा तो उसकी स्टिंगी मास्टर की रेपुटेशन सर्वेंट्स के बीच फैल जाएगी और लेडीज एंड जेंटलमैन के कानों तक पहुंच जाएगी। वॉल्टर ने बिना भाव के जवाब दिया, वे चाहते हैं कि आप पुलिस स्टेशन जाएं। आज वही दिन है जब क्वारोन फैमिली सस्पेक्ट को पुलिस लाइनअप में पहचानने आएंगे। वे कहते हैं कि उन्हें बहुत खेद है, पर यह एक नेसेसरी प्रोसेस है जिसे छोड़ा नहीं जा सकता। क्लेन धीरे से उठा और कहा, समझ गया। रिचर्डसन, मुझे मेरा कोट, हैट और केन दे दो। चूंकि वह अब मामले में इन्वॉल्व नहीं था, वह बायस्टैंडर की नज़र से क्वारोन और उसके परिवार ने क्या झेला ये समझने के लिए तैयार था, और यह कि मामला बैरन सिंड्रस की ओर कैसे मोड़ा गया। नॉर्थबरा के पुलिस स्टेशन में एक स्पेशियस रूम के अंदर क्लेन ग्लास वॉल के पीछे खड़ा था और उसने क्वारोन के परिवार को देखा। एक बूढ़ा आदमी और औरत, एक 30 के दशक की महिला, एक किशोर लगभग 15 साल का और एक छोटी लड़की जो 10 से ज्यादा नहीं थी। उनकी निगाहें सस्पेक्ट्स के पीछे के ग्लास वॉल पर घूम रही थीं और एक ही समय में ड्वेन डैंटेस पर टिक गईं।
वही है, किशोर चिल्लाया और उसकी आंखें लाल हो गईं। उसने मुट्ठियां बांध लीं और ग्लास वॉल की ओर रश करने की कोशिश की। वही है ऑफिसर, वही है। 30 के दशक की महिला अचानक रो पड़ी और ड्वेन डैंटेस को नफरत भरी आंखों से देखा। हाथ में जो बच्ची थी वह रोने लगी, पिताजी, मुझे पिताजी वापस करो। बुजुर्ग आंसू पोंछ रहे थे, एक शांत रहने की कोशिश कर रहा था जबकि दूसरा लगभग झटके से गिर रहा था। दुख का माहौल तुरंत फैल गया, लेकिन क्लेन ने कभी भी उनसे पहले नहीं मिला था। अम्प्लांटेड मेमोरीज, उसने हल्का सा भौं उठाए। वह सोच में पड़ गया कि क्वारोन परिवार ने क्या झेला होगा। इसी बीच स्टेशन के नीचे मॉर्चुअरी में डेली सिमोन ने पेंसिल उठाकर थोड़ी कांपती हुई ड्रॉ शुरू की। चूंकि वह पुलिस स्टेशन में मदद करने आई थी और रिपोर्टर्स से मिलने का खतरा था, उसने अपनी यूजुअल स्पिरिट मीडियम रोब्स नहीं पहन रखी थीं। उसने एक फीमेल ब्लैक एंड वाइट पुलिस यूनिफॉर्म पहन रखी थी, ब्लाउज और स्कर्ट और मैचिंग लेदर बूट्स। उसका हाथ अनियंत्रित रूप से हिल रहा था और जल्द ही एक डेस्क, ऑरियल विंडो, इंक बॉटल, रिवॉल्वर और अन्य वस्तुएं कागज पर उभर आईं। ऑरियल विंडो पर वहां एक प्रतिबिंब दिखा, बाल नीटली कोम्ब बैक, सिल्वर और रेवन ब्लैक का मिश्रण, झुर्रियों वाला चौड़ा माथा और उभरे हुए चीक बोन्स, बैरन सिंड्रस जैसा ही चेहरा। डेली के हाथ से पेंसिल फिसलकर कागज पर गिर गई। उसने ऊपर देखा और लेनेट से कहा जो खड़ा था, और उन 2 पुलिस इंस्पेक्टर से जो लिएजॉन के प्रभारी थे। जब क्वारोन ने सुसाइड किया तो वह अंदर गहरे संघर्ष में था। इसका मतलब है कि उसकी सुसाइड कंग और गाइडेंस का परिणाम है। यह कोई साधारण साइकोलॉजिकल समस्या नहीं है, इसमें बियॉन्ड आवर पावर्स की इन्वॉल्वमेंट है और वह काफी हाई लेवल पर था। और यह कॉन्ट्रडिक्टरी स्ट्रगल उसकी भावनाओं को तोड़ने का कारण बना। मौत से पहले वह कुछ हद तक ट्रूथ रिस्टोर करेगा। यही सीन उसकी आंखों में फिक्स्ड रही। उच्च रैंकिंग इंस्पेक्टर ने अपनी भौहें चढ़ाईं। माम सिमोन, आप क्या इम्प्लाई कर रही हैं कि आखिर में क्वारोन ने जो व्यक्ति देखा वह असल मर्डरर है? बैरन सिंड्रस असल मर्डरर है। लेनर्ड मिचेल तुरंत खिंचाव कर बोला, जो आप देखती हैं वह सत्य के बराबर नहीं हो सकता। आप इसे अल्यूजन कहेंगी तो शायद आप समझ ना पाएंगी, पर अगर मैं मर्डरर हूं तो मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढ सकता हूं जो बैरन सिंड्रस जैसा दिखे ताकि वह उस कमरे में क्वारोन के सुसाइड से पहले दिखाई दे। दोनों इंस्पेक्टर्स इस एक्सप्लेनेशन से कुछ हद तक संतुष्ट हुए और राहत की सांस ली। हमने पहले ही क्वारोन के परिवार के मिलने का इंतजाम कर लिया है। मैं आप दोनों से अनुरोध करूंगा कि आप नॉन इंट्रूसिव तरीकों से क्लूज निकालें। ठीक है, डेली ने अपनी आंखों के कोने को रगड़ा। मैं पहले वॉशरूम जाऊंगी। उसने अपना अजीब आईशैडो या ब्लश नहीं लगाया था। त्वचा थोड़ी पेल दिख रही थी और वह ज्यादा तीसरी की बजाय 20वीं की औरत जैसी लग रही थी। उसकी आंखें चमकीली थीं और चेहरा खूबसूरत। ये सोचकर कि उनके पास बहुत काम होगा, लेनर्ड मिचेल भी मॉर्चुअरी से बाहर आया और वॉशरूम की तरफ गया। सीढ़ी से मोड़ पर आते हुए उन्होंने कॉरिडोर के दूसरे छोर पर एक वाइट साइडबर्न्स वाले जेंटलमैन को देखा। पुलिस स्टेशन से अपना वैले के साथ बाहर निकल रहा था। ये जेंटलमैन मैच्योर और एलिगेंट दिखता था, ड्वेन डैंटेज ही। डेली सिमोन का मन कुछ पल के लिए भटका और उसने लेनर्ड को देखा जो ड्वेन की तरफ देख रहा था। तुमने अचानक मुझे मदद के लिए अनुमति क्यों दी? उस मेंबर ऑफ द न्यूमिनस एपिस्कोपट से तुम्हारा मिलने का क्या कारण है? तुम्हारे पास काम की कमी नहीं है, डेली ने लेनर्ड को मौका न देते हुए कहा। कुछ सेकंड रुकने के बाद उसने सीधे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि वह जेंटलमैन प्रॉब्लमैटिक है? लेनर्ड ने अपनी दृष्टि वापस ली और 2 सेकंड के लिए चुप रहा। ड्वेन डैंटेज ने हिज ग्रेस से पहले मुलाकात की है। उसने जानबूझकर पुष्टि न की, नहीं नकारा, जैसे सवाल सेंट एंथनी से पूछा जाना चाहिए था। पंक्तियों के बीच वह कह रहा था कि हिज ग्रेस ने नहीं बताया कि ड्वेन में कोई समस्या है या नहीं, यह अनिश्चित था। डेली ने धीरे सिर हिलाया और वॉशरूम की ओर चली गई। वेंसडे मॉर्निंग ऑड्री हॉल को इनविटेशन मिला था। वह कैरेज पर चढ़कर सेंट सैमुअल कैथेड्रल ऑन फेल्प्स स्ट्रीट पहुंची। लीन चैरिटी बर्सरी फाउंडेशन की स्थापना 22 फेल्प्स स्ट्रीट पर हो रही थी। उस बिल्डिंग का मालिक चर्च ऑफ एवेनाइट था, इसलिए रेंट की जरूरत नहीं। कैरेज से उतरने से पहले ऑड्री ने इनविटेशन पकड़ा और सीनरी की ओर देखा। वह भविष्य के लिए उत्साहित थी। अंदर पहुंचते ही उसने ड्वेन डैंटेज को साइड कॉरिडोर से बाहर निकला देखा। ये हैंडसम और जेंटलमैनली व्यक्ति ब्लैक फॉर्मल सूट में था और गोल्डन लेड केन थामे हुए था। वह फाउंडेशन के स्टाफ से बात कर रहा था। जैसे ही उसने ऑड्री की गेज महसूस की, ड्वेन ने स्वाभाविक रूप से सिर घुमाया और दरवाजे की ओर देखा। उसकी आंखों में आश्चर्य चमका, मानो उसने कोई ट्रेजर देखा हो। फिर उसने मुस्कुराकर हल्का सा नोट किया। ऑड्री ने एटिकेट का पालन करते हुए मुस्कुराहट और नोट से जवाब दिया। उसने तुरंत अपनी एस्कॉर्टिंग स्टाफ के साथ सेकंड फ्लोर की ओर चली, वीआईपी लाउंज तक पहुंची जहां वह अपनी लेडीज मेड एनी के साथ बैठ गई। उसने एरिया का सर्वे किया और ओपनिंग सेरेमनी व फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का इंतजार करने लगी। वीआईपी लाउंज में वह रिच और एरिस्टोक्रेटिक लोगों और चर्च के क्लर्जीमैन से मिली। वह एक ऐसी सीट चुनती जहां से वह सब कुछ देख सके।
एस्कॉर्टिंग स्टाफ से बोली, लोवसा, यह मेरी फर्स्ट बार है कि मैं एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के एक्चुअल ऑपरेशंस में जुड़ रही हूँ। मैं जानना चाहती हूँ हमें क्या करना चाहिए। लोवसा 20s में बिना हिचकिचाहट बोली, वर्तमान योजना है कि हम जल्दबाजी में स्केल बढ़ाएंगे नहीं। हम मुख्य रूप से बैकलैंड से शुरू करेंगे और पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स, वीकडे स्कूल्स और नाइट स्कूल्स तक जाकर बर्सरी प्रमोट करेंगे ताकि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकें। एप्लीकेशन के बाद हम एक कमेटी बनाकर एग्जैक्ट ऑडिट करेंगे, सरकार के साथ वेरिफिकेशंस होंगे और हम खुद मैदान पर जाकर कैंडिडेट की रियल स्थिति समझेंगे। परीक्षा के बाद बर्सरी डिसबर्स करेंगे और उन गरीबों की मदद करेंगे जो नॉलेज के लिए तरसते हैं। बस तभी एक मैग्नेटिज्म भरी मेल वॉइस ने बीच में कहा, मेरे पास 2 सुझाव हैं। पहला, स्टाफ आज ही जुटाकर वीकडे स्कूल्स, नाइट स्कूल्स और पब्लिक प्राइमरी स्कूल्स में जाएं और बर्सरी का प्रचार करें। जून परीक्षा का महीना है और यह उनके हायर लर्निंग में प्रवेश के लिए क्रिटिकल समय है। अगर हम एफिशिएंट नहीं हुए तो कई गरीब परिवारों के छात्र परीक्षा छोड़ देंगे क्योंकि फंड्स नहीं मिल पाएंगे। इसलिए हमें जल्दी शुरू करना होगा और समय गंवाना नहीं चाहिए। ये बोलने वाले ड्वेन डांटेस थे। उन्होंने अपनी राय वॉर्म पर गंभीर एक्सप्रेशन के साथ दी और लोवसा ने ध्यान से सुनी। हाँ, जून परीक्षा का महीना है, चाहे ग्रामर स्कूल हो, यूनिवर्सिटी की तैयारी हो या टेक्निकल स्कूल्स के लिए एक्सपीरियंस, ये क्रिटिकल होता है। अगर वे इस बार एंट्री छोड़ देंगे तो अगले जून तक इंतजार करना होगा। ऑड्री की नज़र में ड्वेन का स्वर और व्यवहार एक जेंटल हार्टेड व्यक्ति जैसा था। उसने सोचा, यह उसकी इनहेरेंट कृपा है या कोई टेक्निक। गैमन स्पैरो के बारे में उसका नजरिया बदल गया। उसकी स्पेक्टेटर इंस्टिंक्ट ने महसूस किया कि ड्वेन के भीतर कुछ और भी है। ड्वेन का दूसरा सुझाव था कि जिन बर्सरीज को डिसबर्स करना है उन्हें करस्पॉन्डिंग बैंक अकाउंट में डालना चाहिए। जब स्कूल फीस चुकानी हो वे अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर विथड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सस्ते बोर्ड और लॉजिंग के लिए चीज़ें अलग होंगी। उन्हें हर महीने या हफ्ते एक फिक्स्ड सम दिया जा सकता है। इससे एप्लीकेंट के माता पिता या भाई बहन द्वारा पैसे खर्च होने से रोका जा सकेगा। एक अकाउंट एक व्यक्ति के नाम से संबंधित होगा और विथड्रॉल के लिए वही व्यक्ति उपस्थित होगा। ये ग्रीड की परीक्षा से लोगों को बचाएगा। क्लेन ने अपना हाथ सीने पर रखा और ऑड्री और लोवसा से कहा, माफ़ कीजिए, आपकी बातचीत में हस्तक्षेप के लिए क्षमा चाहता हूँ। ऑड्री ने मुस्कुराकर कहा, मिस्टर डांटेस, आपके सुझाव एक्सेलेंट हैं। आपने मेरी आंखें खोल दी उन मामलों पर जो मैंने पहले नहीं सोचे थे। लोवसा ने कहा, हाँ, आपको ये सभी फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में प्रस्तुत करना चाहिए। क्लेन ने एनलाइटेंड और रिग्रेटफुल अविनय भरा एक्सप्रेशन बनाया, देखो मुझे, मैं इन मामलों के बारे में बेचैन होकर अपनी जगह भूल गया। हाँ, कभी कभी मैं बस चाहता हूँ कि चीज़ें मेरे कहने भर से सच बन जाएं। मिस्टर ड्वेन डांटेस का एक्टिंग थोड़ा एग्जैजरेटेड था। उसने जानबूझकर क्लेन को पहले संवाद में शामिल किया होगा ताकि क्लेन उसका समर्थन करे। ऑड्री ने तुरंत उसका इरादा पढ़ लिया और उसे बराबरी की तरह ट्रीट करने का निश्चय किया। लोवसा और फाउंडेशन स्टाफ ने क्लेन के सुझावों की सराहना की और क्लेन वापस 160 बोकलैंड स्ट्रीट लौट आया, अच्छे मूड में। अपने यूजुअल रूटीन के अनुसार वह मास्टर बेडरूम में गया और आफ्टरनून नैप ली। अपने धुंधले सपने में क्लेन अचानक जागा और उसे लगा कि कोई उसकी ड्रीम में घुसने की कोशिश कर रहा है। कौन है अब मेरी आफ्टरनून नैप्स में भी डिस्टर्बेंस, क्लेन बोले और ड्रीम को हाफ ओपन रूम विद द बालकनी में बदल दिया। फिर उसने ब्लैक हेड, ग्रीन आइड लेनर्ड को देखा जो विंडो से समरसॉल्ट करके अंदर आया था। क्या ये फेलो मैं दूर का यूज़ करना नहीं जानता? तू अचानक यहाँ कैसे आया? मुझे उसका कॉन्टैक्ट मेथड याद रखना चाहिए। क्लेन ने पीव्ड और अम्यूज्ड होने का मिश्रित भाव लिया। उसने डिटेक्टिव की तरह लेजर वाले स्वर में कहा, यह इम्पोलाइट तरीका है मुझे विजिट करने का। लेनर्ड ने अनौपचारिक बो किया। मिस्टर डांटेस, मैं आपसे एक सलाह लेना चाहता हूँ। कंसल्ट, यह अच्छा रवैया है और यह कुछ बड़ा नहीं लगता। क्लेन ने आंतरिक रूप से ठहाका लगाया और पूछा, क्या मैटर है? लेनर्ड ने सीट ली और विचारपूर्वक पूछा, आप क्वारोन की सुसाइड से उलझे हुए थे। आपको असल मर्डरर कौन लगता है? अगर मैं जानना चाहता होता तो फ्रैंक के मशरूम्स फेंक देता, पर मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे कोई आइडिया नहीं है। यह मेरे इंप्रेशन को घटाएगा। क्लेन ने चतुराई से हंसा और पूछ लिया, आपकी जांच कैसी रही? लेनर्ड ने अपने हाथ थामे और लीन इन किया। हमने वह दृश्य रिस्टोर किया जो क्वारोन ने अपनी मौत से पहले देखा था। ये सीधे मर्डरर को नहीं दिखाता, पर ओरियल विंडो के कांच में बैरन सिंड्रस का प्रतिबिंब दिखाई पड़ा। वह रुका और जोड़ा, ये बहुत सिंपल और अनकन्विंसिंग है। बैरन सिंड्रस जैसे पावरफुल बैंकर और नोबल को सीधे अपने हाथों से कार्रवाई करना जरूरी नहीं होता जब तक उसे कुछ स्पेशल फेटिशेस न हो। जैसा आप जानते हैं, सीन को रेप्लिकेट करने के कई तरीके हैं, अलूजन या डिस्गाइज। उसने डिस्गाइज कहकर ऊपर देखा और ड्वेन डांटेस की तरफ नजर डाली, जैसे संकेत दे रहा हो कि ड्वेन का प्रेजेंट अपीयरेंस उसका असली रूप न हो, ठीक वैसे ही जैसे गैमन स्पैरो और शर्लॉक मोरियार्टी। क्या आसानी से किसी को फ्रेम करना मास्टरमाइंड का लक्ष्य बैरन सिंड्रस को फ्रेम करना भी हो सकता है?
क्लेन ने सोचा और चाय की घूंट ली। लेनर्ड ने कहा, एक सीधा तरीका ये भी हो सकता है कि मास्टरमाइंड ने नाइट हॉक्स को ट्रिगर किया हो ताकि वे बैरन सिंड्रेस की रूटीन जांच करें और उसकी कमजोरी उजागर करें। क्लेन ने हल्की मुस्कान रखी और शांतिपूर्वक पोएट की ओर देखा। सब कुछ लेनर्ड की खोज पर निर्भर था। ये बहुत सिमिलर है जो ओल्ड मैन ने पहले कहा था। क्या ये किसी मिड हाई सीक्वेंस बियॉन्ड द्वारा स्पेक्टेटर पाथवे से किया गया? उनका क्रूड और फ्लॉट सेटअप हर किसी की रिएक्शन का प्रिसाइज कैलकुलेशन कर सकता है और केवल गलती ड्वेन डांटेस के एक्सपीरियंस और विजडम में थी। लेनर्ड ने महसूस किया कि उसने सत्य का पता लगा लिया है और खड़े होकर हल्का खांसा। थैंक यू फॉर योर एडवाइस। क्लेन ने ठहाका लगाया, मैंने कुछ कहा ही नहीं। लेनर्ड ने तुरंत जाने की तैयारी की पर खड़ा होकर पूछा, यदि मैं उसे कांटेक्ट करना चाहूं तो उसे कैसे सूचित करूं? उसकी ग्रीन आंखें गहरी थीं। क्लेन पहले से तैयार था, मुस्कुराया और कहा, द स्पिरिट दैट वॉन्डर्स अबाउट द अनफाउंडेड, द फ्रेंडली क्रिएचर दैट कैन बी सबऑर्डिनेटेड, द मैसेंजर दैट बिलोंग्स टू गैमन स्पैरो। यदि तुम निश्चित नहीं हो तो पल्ले से एग्जैक्ट रिचुअल पूछ लो। लेनर्ड ने समझ लिया कि गैमन स्पैरो वही शर्लॉक मोरियार्टी यानी क्लेन मोरेटी है। उसने अस्पष्ट सिर हिलाया और चला गया। क्लेन ने आफ्टरनून नैप समाप्त की और वेस्ट बालम के मामले पर खुद को बिजी कर लिया। ऑन द गोल्डन ड्रीम, डैनेट्स ने अपने मिशन पूरा कर लिया था और थोड़ा आइस लाइट बियर पिया। गर्मी बढ़ रही थी। अगर क्रिएशन ऑफ आइस बियॉन्ड अ पावर्स का उपयोग न मानती और सप्लाई सीमित न होती तो वह आधा बकेट आइस एक साथ खत्म कर देता। यही जीवन है। डैनेट्स ने अपनी कप में बचे लिक्विड को गल्प किया। इसी समय उसने ग्रेश वाइट फॉग देखा और गैमन स्पैरो की आवाज़ कानों में गूंजी। डैनेट्स को तुरंत वेस्ट बालम हेड करने के लिए कहिए। उन दो नेटिव जनरल्स मेसेंचर्स और कटामिया के हिस्से में आने वाले क्षेत्रों की स्थिति पता लगाए। रोज स्कूल ऑफ थॉट की किसी गतिविधि के संकेतों पर विशेष ध्यान दीजिए। एच हेड टू वेस्ट बालम। डैनेट्स हकलाया। वह पहले वहां गोल्डन ड्रीम क्रू के साथ ट्रेजर खोजने गया था। डिटेल्ड इंटेल लेकर वह जानता था कि वेस्ट बालम कितना कैओटिक और डेंजरस है। प्रिमिटिव फॉरेस्ट्स, टेरिफाइंग क्रीचर्स, नेटिव ट्राइब्स जो डेथ में विश्वास करते हैं, बैंडिट्स, रेबल आर्मीज, रेट्स और शैडोज से हॉन्टेड गांव और शहर जहां गनफाइट्स या बियॉन्ड बैटल्स होते हैं, सब कुछ उसके मन में उभरा। नहीं, मुझे अकेले जाना होगा। डैनेट्स ने ब्लीकनेस महसूस की। कम से कम मुझे एक हेल्पर चाहिए, उसने सोचा, पर गैमन स्पैरो ने कहा था कि वह बस सिचुएशन फिगर आउट करने को कह रहा है, किसी से कांटेक्ट करने को नहीं। डैनेट्स ने जल्दी मुस्कान बनाई और मिस्टर फूल से कहा कि वह तुरंत कार्रवाई करेगा। फिर गैमन स्पैरो के निर्देश पर उसने बस्टोमेंट रिचुअल किया और मिस्टर फूल से प्रार्थना की। रिचुअल समाप्त होते ही एक अलूसरी दूर खुला। एक डार्क गोल्डन सनबर्ड शेप्ड ब्रोच ऑल्टर पर उड़कर आया और गिरा। सन ब्रोच। सदर्न कॉन्टिनेंट में एक राज्य जहां कभी डेथ का शासन था, सन पाथवे बियॉन्ड पाथवेज में से सबसे इफेक्टिव था। इतना कीमती आइटम सीधे मिलना गैमन स्पैरो के लिए काम करना बुरा नहीं है, पर यह बोरोड था। डैनेट्स ने ब्रोच उठाया और अपने सराउंडिंग्स को गर्म व ह्यूमर्ड महसूस किया। डैनेट्स को मिशन देने के बाद क्लेन रिचर्डसन को आइस्ड वाटर लाने के लिए दरवाजा खोल ही रहा था कि उसने अपनी स्पिरिचुअल परसेप्शन ट्रिगर होते महसूस की। उसने स्पिरिट विजन एक्टिवेट किया और रियनेट टाइमकर को वॉइड से निकलते देखा। उसके हाथ में 4 ब्लॉन्ड रेड आइड हेड्स थे, जिनमें से एक के मुंह में एक लेटर था। कौन भेजा है? क्लेन ने सोचा और दाहिना हाथ आगे बढ़ाया। 7 पिंस्टर स्ट्रीट। लेनर्ड मिचेल अपने डेस्क पर आया और एक कागज खोला। फिर उसने फाउंटेन पेन उठाए और लिखने की तैयारी की, पर जैसे ही उसने डार्क ब्लू इंक डाली, फाउंटेन पेन रुक गया। उसने कई बार अपनी कलाई हिलाने की कोशिश की, पर हेजिटेशन के कारण हर बार रुक गया। अंततः उसने कागज मसल दिया और उसे ट्रैश कैन में फेंक दिया। 160 बोकलैंड स्ट्रीट पर क्लेन को रियनेट टाइमकर के एक सिर से एक पतला लेटर मिला। उसने वजन महसूस किया और तभी जब उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने कोई वार्निंग नहीं भेजी तो उसने लेटर खोला। उस पर नीट, ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में 2 पंक्तियां थीं। आई हैव समथिंग दैट विल रिक्वायर योर हेल्प। लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल, फेस टू फेस। शैरन। तो यह मिस शैरन है, क्लेन ने सोचा और रियनेट के सामने गोल्ड कॉइन निकाला और सिंपल डिविनेशन किया। फिर उसने एक कागज निकाला और एक शब्द लिखा, टुनाइट। लेटर फोल्ड करने के बाद उसने मिस मैसेंजर से पूछा, क्या तुम अभी भी उसे लोकेट कर सकती हो? रियनेट के एक ब्लॉन्ड रेड आइड हेड ने उत्तर दिया, हिल्स्टन बरा, 126 गार्ड स्ट्रीट, मायम। फिर उस हेड ने अपना मुंह खोलकर लेटर को काट लिया। मिस मैसेंजर वैनिश हो गई तो क्लेन तुरंत एक रिचुअल किया, क्रीपिंग हंगर को रियल वर्ल्ड के ऊपर ग्रे फॉग में वापस लाने की योजना बनाकर। वह विभिन्न आर्किपेलागोज में ट्रैवलिंग करने और एक लकी पायरेट की तलाश करने का मन बना रहा था। क्रीपिंग हंगर अभी सील नहीं हुई थी, इसलिए उसे रोज एक बार फीडिंग की जरूरत होती थी। क्लेन ने सोचा कि वह इसे तभी प्रयोग में लाएगा जब जरूरत हो। फिर उसने थिन ह्यूमन स्किन ग्लव पहनकर अपना शरीर ट्रांसलूसेंट किया और गायब हो गया।
उसने डिनर किया और क्रीपिंग हंगर के ऊपर ग्रे फॉग में हाउलिंग खत्म होने का इंतजार किया। क्लेन अपसेट स्टमक का बहाना बनाकर बाथरूम गया और इस मौके का यूज करके टेलीपोर्ट किया बैकलैंड ब्रिज के ब्रेव हार्ट्स बार के बाहर के इलाके में। इस दौरान उसने अपना अपीयरेंस बदल लिया। ब्लैक हेड, मस्टाश्ड और बस्पेक्टिकल डिटेक्टिव शर्लॉक मोरियार्टी बन गया। पीठ झुकाकर और पंथ लेग्स रोल करके क्लेन ने सेल्फ डेप्रिकेटिंग लाफ किया, हैट नीचे किया और भारी वुडन दूर को धक्का देकर बार में प्रवेश किया। बारटेंडर से पूछकर उसने साउथविल बेयरली और बिलियर्ड रूम 3 पहुंचा, जहां लॉक दूर पर नॉक किया। नॉक नॉक नॉक, रिदमिक नॉक के बीच दूर ने एक छोटी दरार से खुला। रेड आइडियन ने सिर झांका और मुस्कान बिखेरी। सर कृपया अंदर आइए। क्लेन ने हाँ में सिर हिलाया और तुरंत सराउंडिंग्स की नजरों से जांचा। मरायस, जिसके बाल थोड़े गंदे थे, वाइट शर्ट, ब्लैक वेस्ट और ब्लैक पैंट्स में बिलियर्ड्स खेल रहा था। शायद शर्लॉक मोरियार्टी के साथ केओस पैदा करने की गहरी छाप होने के कारण उसने ज़ॉम्बीज़ को कार्ड्स खेलने के लिए समन नहीं किया। लॉन्ग टाइम नो सी, क्लेन ने अभिवादन किया। शैरन, छोटे ब्लैक बॉनेट और ब्लैक रीगल गाउन में, बिलियर्ड टेबल के पास ऊंचे स्टूल पर बैठी दिखी। गुड इवनिंग माम, क्लेन ने झुककर अभिवादन किया। शैरन हवा में तैरती हुई उठी और अपनी स्कर्ट का हेम उठाकर हल्का सा बो किया। मरायस ने क्यू स्टिक नीचे रखी और ग्रफ आवाज में कहा, लगता है तुम अभी भी बैकलैंड में हो। शैरन का चेहरा हमेशा की तरह फीका था, पर उसके ब्राउन आंखों में जो ईवल लुक था वह कम ध्यान देने योग्य था। ऐसा लग रहा था कि स्कारलेट लूनर कोरोना की मदद से वह पूरी तरह टूटने से बची हुई थी। नए सेडेटिव्स की बार बार जरूरत कम थी। ये स्पष्ट था कि उसे रीसेंट टेम्परेंस ने सहारा दिया था। क्लेन ने सीधे मरायस का जवाब न दिया। वह बिलियर्ड टेबल के पास गया, बियर रखी और कहा, मैं बहुत माफी चाहता हूँ, मैं रेड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक बेचने की योजना बना रहा था, पर दुर्भाग्य से वह खो गया। शैरन की ब्लू आंखें हिली नहीं। उसने सादा आर यू ऑलराइट पूछा। वह जानती थी कि रेड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक शर्लॉक मोरियार्टी से जुड़ा था और वह शर्लॉक मोरियार्टी की मैरियनेट भी थी। रेड कैरेक्टरिस्टिक खोने का मतलब मैरियनेट का लॉस या डिस्ट्रक्शन भी हो सकता था, एक बियॉन्डर के लिए बड़ा नुकसान। मैं अभी भी ठीक हूँ, कम से कम मुझे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ, क्लेन ने उदास मुस्कान के साथ कहा। अब समझ आया कि मैंने सैन्यों को इस बार क्यों नहीं देखा, मरायस ने मटर किया। मरायस और मिस शैरन इस रेड कैरेक्टरिस्टिक की कमी से ज्यादा परेशान नहीं लग रहे थे, शायद उनके पास उसे हासिल करने के अन्य तरीके थे। क्लेन ने यह बिंदु पकड़कर पूछा, क्या इस बार कोई खास काम है? मरायस ने तुरंत इयन की ओर देखा और बिना सवाल लिए बाहर गया, दूर बंद कर दी। शैरन की डॉल लाइक फेस पर कोई भावना नहीं थी जब उसने कहा, कल सदर्न कॉन्टिनेंट से एक जहाज प्रिट्स हार्बर पहुंच रहा है। ये लीन आर्मी से गहरे संबंध में है। ये जहाज स्टार हाइलैंड्स, पास वैली और हागंटी प्लेन्स से प्लंडर किए गए ट्रेजर और रेलिक्स लेकर आ रही है। उनमें से एक मम्मी भी है। हागंटी प्लेन्स का 19वां राजा ट्यूटनजेस II। सदर्न कॉन्टिनेंट की ओरिजिनल लैंग्वेज एंशिएंट फिसेशन से नहीं निकली थी, इसका अपना ढांचा था। एंशिएंट हाइलैंडर भाषा में किंग के लिए एक स्पेशल टर्म कडीव था। इसे एम्परर रोसेल ने फेरो के रूप में ट्रांसलेट किया। मम्मी नाम भी उन्हीं ने दिया। संक्षेप में, फेरो का अर्थ है सोन ऑफ गॉड, किंग ऑफ ह्यूमंस। ट्यूटनजेस II कभी हाई सीक्वेंस बियॉन्डर था, पर उसकी डेथ के बाद उससे संबंधित कैरेक्टरिस्टिक हटा दी गई, बस उसका कॉप्स बचा जिसे मम्मी बना दिया गया। अन्य बियॉन्डर्स के लिए ये स्पिरिचुअलिटी से भरी चीज है, ज़ॉम्बी बनाने के लिए एक्सीलेंट मटेरियल। पर हमारे लिए इसका एक और मतलब है और यह बहुत महत्वपूर्ण है। हमारा गोल इस बार ट्यूटनजेस II मम्मी को हासिल करना है। एक और मतलब, क्लेन ने आशंका जताई, एक हाई सीक्वेंस मम्मी बिना बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक के प्रोटेक्शन का लेवल ज्यादा नहीं होगा। केवल तुम दोनों को इसे उठाने में मुश्किल नहीं होनी चाहिए। शैरन ने संक्षिप्त अंदाज में बताया, हम चिंतित हैं कि यह रोज स्कूल ऑफ थॉट का ट्रैप हो सकता है जो हमें टारगेट करने के लिए है। अगर इसमें कुछ नहीं है तो 1000 पाउंड्स, अगर कुछ है तो हम ध्यान खींचने का काम संभालेंगे जबकि तुम मम्मी उठा लोगे। खतरे के लेवल के हिसाब से यह 5000 से 10,000 पाउंड्स तक हो सकता है। समझ गया। क्लेन ने तुरंत जवाब न दिया और सोचा, क्या तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स का पता है? एक रेड भी बियॉन्डर था जो स्पिरिट वर्ल्ड से प्रभावी रूप से गुजर सकता था। शैरन ने हल्का सिर हिलाया और कहा, मैं नकद और स्पिरिट वर्ल्ड प्लंडरर्स के बारे में संबंधित इन्फॉर्मेशन भुगतान के रूप में दे सकती हूँ। क्लेन ने छोटा सा एक्नॉलेजमेंट किया। मैं विचार करूंगा, रात भर में तुम्हें लिख दूंगा। एक एक्सीलेंसियर के नाते वह ऊपर ग्रे फॉग पर जाएगा और डेंजर का लेवल कंफर्म करेगा। किसी भी हालत में वह तय कर सकता था कि यह निश्चित तौर पर उसके लिए टारगेटेड ट्रैप नहीं है, क्योंकि उसे मम्मी की जरूरत नहीं थी। ठीक है, शैरन ने डेडपैन एक्सप्रेशन के साथ कहा। क्लेन उन्हें विदा नहीं कर रहा था। दूर तक जाकर इयन से पूछा, हाल ही में कोई नोटवर्दी खबरें मिली? इयन ने थोड़ा सोचा और कुछ रिलेटिवली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी। कोई द फूल के बारे में मानने वाले संगठन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्लेन ने आश्चर्य से पूछा, एक ब्लैक हेड और ग्रीन आइड यंग मैन। उसे शक हुआ कि यह लेनर्ड मिचेल हो सकता है।
इयन ने कहा, नहीं, काले बाल और काले आंखें। अरोरा ऑर्डर का कोई मिस्टर। क्लेन ने थोड़ा सोचा और कहा, क्या तुम उसका चित्र बना सकते हो? इयन चौंका और सेल्फ डेप्रिकेटिंग अंदाज में बोला, यदि ऐसा है तो तुम शायद उसे पहचान नहीं पाओगे। उसी समय शैरन ने कहा, मैं मदद कर सकती हूँ। इयन ने राहत की सांस ली और साधारण रिचुअल तैयार किया। फिर उसका शरीर कांपा, वह रेत से प्रभावित हुआ और स्केच बनाया। कर्ली ब्लैक हेयर, ब्लैक आइज, वाइट फॉरहेड, थिन फेस और मोनोकल। एमन, ब्लास्फीमर एमन, एमन। क्लेन की प्यूपल सिकुड़ गईं, और भले ही वह सतह पर सामान्य दिख रहा था, अंदर से वह काफी तनावित था। उसका दिल भय की लहरों से तेजी से धड़कने लगा। यद्यपि उसने दादा लेनेट के शरीर में और हेजल के पास बैठे मरॉडर पाथवे के डेमीगॉड को डराने के लिए एमन नाम का इस्तेमाल करना जारी रखा था, वह केवल नाम का इस्तेमाल कर रहा था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह ब्लास्फीमर, एक किंग ऑफ एंजल्स, इतनी जल्दी बैकलैंड पहुंच जाएगा। तो यहाँ तक कि द फूल में विश्वास रखने वाले संगठन की भी तलाश कर रहा था। असल में यह आश्चर्यजनक होते हुए भी समझ में आता है। बैकलैंड में एक एंजल और मरॉडर पाथवे का डेमीगॉड होने के कारण बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस के नियम के अनुसार एमन का आना बस समय की बात था। एक समस्या ये थी कि वर्षों से गॉड्स के फॉरसेकन लैंड में कुछ खोज रहा है, इसलिए संभावना कम ही है कि वह अपनी खोज अचानक छोड़ दे। इसके अलावा उसकी बाहरी कब्र मौसोलियम, जो बैकलैंड के बाहरी इलाके में थी, मशीनरी हाइवमैन द्वारा नष्ट कर दी गई, जिससे हिज आना जाना मुश्किल हुआ। इसलिए यह हिज मुख्य शरीर नहीं है, बल्कि एक एवटा है। शायद कोई एवटा कंटिनेंट में मौजूद है। हम मरॉडर पाथवे का एक एंजल वॉर्म्स ऑफ टाइम का उपयोग करके एवटास बनाना जानता होगा। एमन निश्चित रूप से डेम से भी शक्तिशाली होना चाहिए। क्लेन के विचार बिजली की तरह तेज दौड़े और उसने धीरे धीरे एक निष्कर्ष निकाला। कभी कभी वह यह भी संदेह करता था कि मरॉडर पाथवे का मिथिकल क्रिएचर वास्तव में वॉर्म्स ऑफ टाइम का एक समूह हो सकता है, जो किसी विधि से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कैटेक्लिज्म से पहले एक मरॉडर पाथवे का किंग ऑफ एंजल्स होने के नाते एमन निश्चित रूप से जानता है कि द फूल नाम का क्या अर्थ है और उसका संबंधित ऑर्डर कैसे पता लगाया जाता है। शायद ग्रे फॉग पर नियंत्रण चुराना चाहेगा। इस बार द फूल को पाने के लिए आया है। ये सचमुच सिरदर्दी वाली बात थी। प्रारंभिक झटके के बाद क्लेन धीरे धीरे संयमित हुआ। अब जो चीज उसे सबसे अधिक डराती थी वह ये थी कि बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस के नियम के कारण वह एमन जैसा ब्लास्फीमर से टकरा सकता है, और एमन स्पष्ट रूप से उसकी यूनिकनेस का पता लगा सकता था। जब ऐसा होगा तो संभव है कि यह बिना कोई बड़ी हलचल किए तथाकथित द फूल को पुनर्जीवित कर दे। आखिरकार यह एक किंग ऑफ एंजल्स है, ऐसा अस्तित्व जो एक सच्चे देवता के ठीक नीचे खड़ा है, और मरॉडर पाथवे हमेशा छल और छिपाव के लिए जाना जाता है। एमन किसी भी समय कार्रवाई करने में हिचकिचाएगा नहीं, यहाँ तक कि बैकलैंड में भी। शायद दूसरों की तकदीर चुराना हिज ताकत हो सकती है। लग रहा था कि अस्थायी रूप से बैकलैंड छोड़कर वेस्ट बालम जाना एक खराब विकल्प नहीं होगा। वैसे भी सबसे बड़ी समस्या स्वयं मुझसे है। अगर मैं पहले से ही उन्नत होकर एक बजारो सॉसरा बन चुका होता तो मैं ग्रे फॉग का ऑरा छुपा पाता। भले ही मैं एमन का सामना करूं, मुझे अपनी किसी चीज के उजागर होने से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लेन ने चुपचाप सांस ली और फिर से अर्जेंसी महसूस की। उसे जल्दी से सीक्वेंस 4 का दरवाजा खोलकर अपनी मौजूदगी बदलनी थी और एक डेमीगॉड बन जाना था। इसके लिए उसे ज्यादा मेहनत करनी होगी, चाहे एक और मैरियोनेट बनाना हो, अपनी डाइजेस्शन को तेज करने के लिए गहराई से अभिनय करना हो, या संबंधित सामग्री इकट्ठा करना हो। पुफ, बैकलैंड वाकई भयानक जगह है। अगर उरबोरस नहीं गया होता, या अगर वह पहले ही वापस आ गया होता, तो केवल वे जो मैं जानता हूं वे 4 ही नहीं 5 एंजल्स होते, जिनमें 2 किंग्स ऑफ एंजल्स शामिल होते। मैंने उस रॉयल फैमिली और सेना को शामिल नहीं किया जो बैकलैंड को अपना आधार मानती है। मैंने उस भूमिगत ईवल स्पिरिट का जिक्र नहीं किया जिसकी वेयरअबाउट्स अज्ञात है, एक पूर्व किंग ऑफ एंजल्स जिसने 2 अन्य एंजल्स की इच्छाओं के साथ विलय किया हुआ है। अगर रोज स्कूल ऑफ थॉट की अबोमिनेशन स्वा गैमन स्पैरो यहाँ आए तो ये सचमुच हंगामा खड़ा कर देगी। बयान सिटी के बाहर की डेमीगॉड स्तरीय लड़ाई की तुलना में ये कुछ भी नहीं होगा। क्लेन ने इयन द्वारा बनाई गई स्केच की ओर देखा और अस्पष्ट सिर हिलाया। ठीक है, समझ गया। उसने सिर हिलाया। इयन और मरायस को उसने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह मोनोकल्ड आदमी को नहीं जानता था, पर वास्तव में वह अपनी झुंझलाहट छिपा रहा था। मुझे जाना होगा, मैं मध्यरात्रि से पहले तुम्हें जवाब दूंगा। क्लेन ने अपना टोपी हटाया, नमस्कार किया और धीमे धीमे बिलियर्ड रूम से बाहर चला गया। फिर वह ब्रेव हार्ट्स बार के बाहर एक सेक्लूडेड एली से टेलीपोर्ट करके 160 बोकलिन स्ट्रीट पर लौट आया। अपने मास्टर बेडरूम के अंदर उसकी पहली चिंता मिस शैरन और मरायस की रिक्वेस्ट नहीं थी, बल्कि यह थी कि एमन द्वारा लाए गए समस्याओं से कैसे निपटा जाए। काफी अनुभवी होने के नाते उसने जल्दी ही एक विचार सोचा, एमन को व्यस्त रखने के लिए कुछ ढूंढना ताकि हिज ध्यान भटक जाए। और वह क्या होगा?
ये निश्चित रूप से कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे ही इरेजिस्टिबल पाए, कुछ ऐसा जिससे ही अवश्य रुचि ले। उदाहरण के लिए मरॉडर पाथवे का एक एंजल पल्लेस ज़ोरोस्ट। शायद यही एमन की क्षमता का कुंजी है कि कैसे ही सीक्वेंस 0 ट्रू गॉड बन पाया। ये केवल उस संगठन को खोजने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होगा जो द फूल में विश्वास रखता है। बेशक क्लेन सीधे तौर पर लेनर्ड के दादा को बेचना नहीं चाहता था, क्योंकि ही ने अभी तक कोई इल इंटेंट नहीं दिखाया है। उसका विचार सरल था, पल्लेस ज़ोरोस्ट को सूचित किया जाए कि एमन पहले ही बैकलैंड में आ चुका है। वह देखना चाहता था कि फोर्थ ईपॉक से जीवित रहने वाला वह एंजल क्या प्रतिक्रिया देगा, फिर स्थिति के अनुसार आगे बढ़ेगा। अगर वह दादा एमन के खिलाफ असहाय निकला, जो संभवतः केवल एक एवटा ही है, तो उसे लेनर्ड को बैकलैंड छोड़ने के बहाने मिशन पर भेज देना होगा ताकि वह एमन से छिप सके। जहां तक मेरे लिए, मुझे अपना वेस्ट बालम जाने का सफ़र आगे बढ़ाना होगा। मैं बस कह दूंगा कि यह मेरे नेटवर्क से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण काम है। मैं गुप्त रूप से प्लेसेंटा ब्लड के लिए वापस टेलीपोर्ट कर जाऊंगा जब स्नेक ऑफ फेट विल ऑसेप्टन का जन्म होगा। क्लेन ने निर्णय लिया और कागज निकाला और लिखा, एमन हैज अराइव्ड। पत्र को मोड़कर लिफाफे में रखा। क्लेन ने एडवेंचरर्स हार्मोनिका निकाला और जोर से बजाया। जब रियनेट टाइम का आए, उसने अपनी जेब से एक गोल्ड कॉइन निकाला और उसे लिफाफे पर दबा दिया। यह उन 10 गोल्ड कॉइन्स में से एक था जो उसने दोपहर में रिचर्डसन से बदलवा कर लिया था। ये ड्वेन डांटेस के स्तर के बराबर दिखने के लिए था, जिस स्तर के पल्लेस ज़ोरोस्ट के समकक्ष होना चाहिए था। जब क्लेन ने लेनर्ड मिचेल को कॉन्टैक्ट का तरीका बताया, तो उसने यह नहीं बताया कि पेमेंट के लिए गोल्ड कॉइन की ज़रूरत थी। ये दिखाता है कि शान पैसे से खरीदी जाती है। क्लेन ने आह भरी और मिस मैसेंजर को, जो एक अंधेरी और जटिल ड्रेस में थी, कहा, पत्र 7 पिंस्टर स्ट्रीट पर भेजो। ओह, बस मेलबॉक्स में फेंक देना, एड्रेस ही को भेजने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि वह पल्लेस ज़ोरोस्ट की असली इच्छाओं और चरित्र के बारे में निश्चित नहीं था, क्लेन चाहता था कि हिम के सामने अपने और अपने ट्रम्प कार्ड्स को और अधिक छिपा कर रखा जाए। इसलिए लेनर्ड ने क्लेन मोरेटी को लिखने से पहले उसकी कोई योजना नहीं थी कि कवि को मिस मैसेंजर दिखाने की। रियनेट टाइंकर ने लिफाफा अपने दाएं हाथ में रखा और उसके बाएं हाथ में लाल आंखों वाला ब्लॉन्ड सिर उठाकर पत्र और गोल्ड कॉइन अपने मुंह में चूसने लगी। वह तुरंत गायब नहीं हुई, बल्कि वहीं तैरकर खड़ी रही और अपने 8 आंखों से क्लेन को चुपचाप देखती रही। क्या बात है? क्लेन घबरा कर अनुमान लगाने लगा, तुम्हें 7 पिंस्टर स्ट्रीट कहाँ है ये पता नहीं। तभी उसे याद आया कि मैसेंजर की लेटर्स की डिलीवरी उनका मिस्टिसिज्म बेस्ड लोकेशन पर निर्भर करती है। यह उस व्यक्ति के कंट्रैक्ट पर निर्भर करता है जिसने पहले उन्हें पत्र दिया हो। इसलिए एक बार वह डिटेक्टेबल रेंज से बाहर चला जाता है, मैसेंजर उन्हें नहीं ढूंढ पाएगा। क्लेन के प्रश्न पर रियनेट टाइंकर के दोनों सिर एक साथ हिले और संकेत किया कि उन्हें पता नहीं है। क्लेन तुरंत खांसा, ड्रॉअर निकाली और बैकलैंड का एक नक्शा बाहर निकाला। फिर उसने कलम से नॉर्थ बरा को घेरा और उसके बाद पिंस्टर स्ट्रीट को भी घेरा। जब तुम वहां पहुंचोगी तो इमारतों पर यूनिट नंबर दिख जाएगा। क्लेन ने नक्शा मोड़कर उसे सौंप दिया। रियनेट टाइंकर के दाहिने हाथ का सिर तुरंत अपना मुंह खोला और नक्शे को काट लिया। फिर उसकी आकृति फेज होकर स्पिरिट वर्ल्ड में चली गई। ये देख क्लेन ने राहत की सांस ली। वह अपने मास्टर बेडरूम से बाहर निकला और आधा खुला कमरे की ओर गया जहां बालकनी से पत्र पत्रिकाएं पढ़ी जाती थीं। रात देर तक उसने 4 कदम काउंटर क्लॉकवाइज लिए और फिर बाथटब में डूबकर ग्रे फॉग के ऊपर रहस्यमय स्थान में प्रवेश किया। शैरन और मरायस को ट्यूटिंजेस 2 मम्मी दिलवाना खतरे से भरा है। क्लेन ने अपने बाएं कलाई से टोपाज पेंडेंट उतारा और उसे लटकाकर डिविनेशन शुरू किया। इस बार स्पिरिट पेंडुलम क्लॉकवाइज घूमा, कम एम्पलीट्यूड और अपेक्षाकृत धीमी फ्रीक्वेंसी के साथ। इसका मतलब यह है कि खतरा ज्यादा नहीं है। इसके अलावा अगर यह मिस शैरन और मरायस को लक्षित करने वाला कोई ट्रैप भी है, तो वर्तमान में मुझे ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। क्लेन ने हाथ हिलाया और एक ट्रांसलूसेंट मिनिएचर ब्लैक क्रिस्टल कार्ड उड़ाया। ये फेट साइफन चार्म था। क्लेन ने वर्म ऑफ टाइम का उपयोग करके एक डेमीगॉड स्तरीय हाई लेवल चार्म बना लिया था। इसके ठीक बाद उसने क्रीपिंग हंगर और सी गॉड सेप्टर को समन किया। क्रीपिंग हंगर पहनकर उसने सी गॉड सेप्टर उठाया और हरिकेन रिकॉर्ड किया। म्यूटेटेड और अपग्रेडेड क्रीपिंग हंगर मिस्टर एक्स की आत्मा और कैरेक्टरिस्टिक का उपयोग करके 2 डेमीगॉड स्तरीय बियॉन्ड पावर्स रिकॉर्ड कर सकता था जो सीक्वेंस 3 से ज्यादा नहीं थे। इससे क्लेन को अब लीमानोस ट्रैवल्स उधार लेने की जरूरत नहीं थी। साथ ही यह अधिक सुविधाजनक था। आखिरकार एक स्पेलबुक पलटना उसके डेथ नेल और फेट साइफन चार्म के उपयोग को प्रभावित करता, जब तक कि उसने 2 और हाथ नहीं उगा लिए होते। अपनी तैयारियों के बाद क्लेन वास्तविक दुनिया में लौटा, कागज निकाला और सरलतापूर्वक लिखा, एग्जैक्ट टाइम, लोकेशन एंड प्लान ... रात के 1 बजे पर लेनर्ड, जो 2 घंटे सोया था, ऊर्जावान होकर उठा। वह 7 पिंस्टर स्ट्रीट छोड़कर सेंट सैमुअल कैथेड्रल के बेसमेंट की ओर जाने की तैयारी करने लगा।
जैसे ही वह दरवाज़ा छूने ही वाला था, अचानक उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ट्रिगर हुई और वह झुक गया। उसकी आंखों में पजलमन झलक आए और उसने मेलबॉक्स खोल दिया। रात के खाने के बाद उसने न्यूज़पेपर्स, बिल्स और लेटर्स साफ कर दिए थे। सामान्यतः सुबह तक मेलबॉक्स खाली रहती है, मेलमैन क्लॉक ऑफ करके चले जाते हैं। परंतु इस क्षण मेलबॉक्स के तल में एक पतला पत्र चुपचाप पड़ा हुआ था। ओल्ड मैन, तुमने मुझे बताया नहीं कि नया पत्र आया है, लेनर्ड ने हल्के स्वर में कहा। उसकी मन में स्लाइटली एजेड आवाज ने जवाब दिया, व्यक्ति ने प्रवेश नहीं किया। उद्धरण चिन्ह। लेनर्ड जानता था कि ओल्ड मैन की इंद्रियां उसके शरीर तक सीमित हैं, इसलिए उसने और कुछ नहीं कहा। उसने लिफाफा फाड़ा और पत्र निकाला। पत्र लगभग खाली था, सिर्फ एक छोटी पंक्ति थी। एमन हैज अराइव्ड, एमन हैज अराइव्ड। लेनर्ड की प्यूपल्स तुरंत फैल गईं। साथ ही उसने अपने अंदर पैरासाइट का पहला गास्प सुना। एमन के प्रति लेनर्ड का कोई सीधा असर नहीं था, वह केवल इतना जानता था कि यह पैरासाइट का सबसे भयभीत दुश्मन था कि वह कल्प्रिट था जिसने इस रहस्यमय और शक्तिशाली ओल्ड मैन को घायल छोड़ा था। इसलिए वह जल्दी से शांत होकर दबे स्वर में बोला, अब हम क्या करें? उसके दिमाग में थोड़ी बुजुर्ग आवाज़ 3 सेकंड बाद सुनाई दी। जो आया है वह संभवतः हेमन का एक्चुअल बॉडी नहीं है, बल्कि हिज एवेटार्स में से एक है। ही वाकई ब्लास्फीमर एमन एक एंजल है, और शायद एक सीक्वेंस 1 एंजल भी। ओल्ड मैन को शक है कि वह ग्राउंडेड एंजल है। लेनर्ड ने अपने विचारों की पुष्टि के लिए जो जानकारी अवशोषित की, उसे सुनकर पल्लेस ज़ोरोस्ट ने आगे कहा, अगर एमन का एक्चुअल बॉडी बैकलैंड में दिखाई दे तो यह संभवतः एक डेटीज डिसेंट का कारण बन सकता है। ए डेटीज डिसेंट, ऐसी घटना कितने सालों से नहीं हुई। 5th ईपॉक के बाद से यह इंटरनल कैनन में लेजेंड बनकर लिखी गई है, इन्होंने सार्वजनिक रूप से कभी नहीं हुई। क्या इसका मतलब यह है कि यहाँ तक कि सीक्वेंस 1 में भी एमन सबसे शक्तिशाली अस्तित्वों में से एक है? ये जानकर लेनर्ड थर्रा गया। एमन नामक एंजल कितना भयानक था, ये समझ में आया। मेलबॉक्स पर खड़े होकर उसके विचार इधर उधर भटकने लगे। तभी उसे एक विचार आया। उसने जल्दी से आवाज़ दबाकर कहा, क्यों न चर्च को इसकी खबर दी जाए। लेनर्ड के दृष्टिकोण से द चर्च ऑफ एवेनाइट एंड स्टॉर्म, जो एक अर्लियर ईपॉक में पैदा हुआ था और 4th ईपॉक में सक्रिय रहा, एंजल्स का सामना करने में समृद्ध अनुभव रखती थी। वे एमन का सामना करने के लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकते थे। पल्लेस ज़ोरोस्ट का मन ठहाका मारकर बोला, बेकार है। ये संभव है कि यही चीज़ एमन हासिल करना चाहता है। हिम के लिए ये केवल एक एवटा का नुकसान है। ये सिर्फ उसकी शक्ति का थोड़ा सा नुकसान होगा, पर उसे वास्तविक हानि नहीं पहुंचेगी। और ही अपनी एवटा की मृत्यु का उपयोग करके भाग्य में संबंधित परिवर्तनों को देख सकता है। इससे वह स्टर के स्रोत या वेव्स के निर्माण को पहचान सकेगा। हालांकि इससे वह सीधे तौर पर तुम्हें और मुझे लॉक ऑन नहीं कर सकता। यह एक छोटा घेरा बना देगा जिससे हिज एक्चुअल बॉडी के लिए लीथल ब्लो का मौका बन सकता है। और क्या तुम्हें लगता है कि बैकलैंड में केवल एक ही एमन का एवटा होगा? उसकी आदतों और शैली के आधार पर वह केवल एक ही एवटा नहीं छोड़ेगा जिसे वह छुपाता नहीं, बल्कि उसके बीकन के चारों ओर कई दर्जन या यहाँ तक कि सैकड़ों एवटार्स होंगे। जब हम खुले में एक को नष्ट करने की कोशिश करेंगे तो यह संभव है कि हर ओर से कुछ दर्जनों या सैकड़ों एमन प्रकट हो जाएं। वह हर जगह हो सकता है, छत पर एक पंछी, जमीन पर एक कीड़ा, लकड़ी में एक कीड़ा, हवा में माइक्रोब्स। जो कोई भी डेमीगॉड नहीं है, वह ये नोटिस भी नहीं करेगा कि उसका बॉडी इन्वेडेड हो चुका है। ओल्ड मैन के विस्तृत वर्णन को सुनते ही लेनर्ड की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। उसे अचानक महसूस हुआ कि आसपास की हवा अनगिनत एमन से भरी हुई थी। क्या तुम अब डर रहे हो? पल्लेस ने ठहाका लगाया। अगर तुम समझ जाओ कि एमन कैसे बिना किसी एनोमली के तुम्हारी तकदीर चुरा सकता है, तो तुम और भी ज्यादा भयभीत हो जाओगे। मेरे भाग्य को चुरा लेने से क्या मतलब है? लेनर्ड ने सावधानी से पूछा। पल्लेस की बूढ़ी आवाज़ ने आह भरी कि तुम्हारे पीछे चलेगा। फिर तुम देखोगे कि तुम्हारे माता पिता उसे अपना बेटा मान लेंगे, तुम्हारी पत्नी उसे अपना पति समझेगी, तुम्हारा बच्चा उसे अपना पिता समझेगा, तुम्हारे दोस्त, हर कोई तुम्हें पहचानना बंद कर देगा और तुम ही दुर्भाग्यशाली बन जाओगे। तुम असली दुनिया से अपनी सारी कड़ियां खो दोगे और धीरे धीरे मर जाओगे। उद्धरण चिन्ह ... क्या ऐसी चोरी हमेशा के लिए होगी? लेनर्ड ने सिहरते हुए पूछा। पल्लेस ने स्निग्ध किया। एक चोर पकड़ा जाए तो क्या वह जो उसने चुराया है स्वेच्छा से वापस कर देगा, जब तक ही ने पर्याप्त मजा न कर लिया हो? लेनर्ड तुरंत चुप हो गया। उसने महसूस किया कि एमन के स्तर का दुश्मन अब ऐसा नहीं है जिसकी रक्षा सरलता से की जा सकती हो, वह पूरी तरह अनजान और भयावह था। कुछ सेकंड बाद उसने मुश्किल से पूछा, तो अब हम क्या करें? वह अपने विचार साझा नहीं कर पाया क्योंकि वे संभवतः अव्यवहारिक थे। पल्लेस ज़ोरोस्ट थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, देखते हैं... ब्रेवहार्ट्स बार के अंदर मरायस बिलियर्ड रूम 3 में समझौते के अनुसार इंतजार कर रहा था। शर्लॉक मोरियार्टी ने मदद देने के लिए सहमति दी थी, इसलिए ऑपरेशन के विवरण पर आमने सामने चर्चा आवश्यक थी। ये वही बात थी जिसे पत्रों से नहीं सुलझाया जा सकता था।
एक घूंट बियर लेते हुए मरायस ने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। उसका पीला चेहरा रक्त की तरह सूख गया था, उसका पागलपन थोड़ा कम हुआ था। इसी क्षण उसका दिल हिला, वह ऊपर उठा और एक टॉप हैट और फॉर्मल सूट में आकृतियां उभरते देखी। वह शर्लॉक मोरियार्टी ही था। टेलीपोर्ट। मरायस की प्यूपल्स सिकुड़ गईं। उसने इंस्टिंक्टिवली अपनी सतर्कता बढ़ा ली। यह इसलिए नहीं था कि वह शर्लॉक पर भरोसा नहीं करता था, पर यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी जब कोई ऐसा प्रकट होता है जो जीव संरचना में उच्च स्थान रखता हो। साथ ही उसने शैरन की गुड़िया जैसी आकृति हाई स्टूल पर दिखाई पाई। क्लेन ने टोपी दबाई, दोनों को नमस्कार किया और मुस्कुराते हुए कहा, जो मुझे सबसे ज्यादा चिंतित कर रहा है वह है आपकी इंटेल की मात्रा। यदि पर्याप्त इंटेल है तो सक्सेस की चांसेस अधिक होंगी और रिस्क कम। मैं एक साधारण उदाहरण देता हूं। क्या तुम मानते हो कि ट्यूटनजेस 2 मम्मी में कोई समस्या नहीं है? क्या तुम पुष्टि कर सकते हो कि कौन सा ताबूत कॉफिन उसमें है? अगर तुम कर सकते हो तो मैं गार्ड्स रिएक्ट करने से पहले टेलीपोर्ट कर सकता हूं और इसे स्पिरिट वर्ल्ड के साथ लेकर चल सकता हूं। इस तरह समस्या हल हो जाएगी। मरायस याद करने की कोशिश करने लगा, तभी शैरन ने शांत स्वर में कहा, यह पुष्टि की जा सकती है कि कॉफिन कौन सा है, पर हम यह नहीं बता सकते कि उसमें कोई समस्या है या नहीं। क्लेन ने सिर हिलाया, कुर्सी खींचकर बैठ गया और पूछा, इसके अलावा और क्या जानते हो? शैरन की ब्लू आंखों में हल्की सी हलचल आई। ये रोज स्कूल ऑफ थॉट का जाल हो सकता है या लीन मिलिट्री का जाल भी। क्लेन ने अंदर ही अंदर सोचा, तुमने दूसरी संभावना पहले क्यों नहीं बताए? वह सही था। लीन, इंटीज और फेनेपोटर द्वारा एंशिएंट हाइलैंड्स किंगडम पर हमला करने से पहले फेरो की संतान ने सबसे महत्वपूर्ण मम्मी बैच को हटा दिया था। इस बार एक हाइलैंड्स रेबल आर्मी का सीक्रेट बेस छिपा हुआ था। लीन आर्मी ने ट्यूटनजेस 2 मम्मी को लोएस्ट लेवल पर पाया और बैकलैंड भेजने की योजना बना रहा था ताकि किसी अनजान मिलिट्री संगठन को रिसर्च के लिए सौंपा जा सके। फेरो की संतान के लिए यह सबसे बड़ा अपमान होगा। उनके पास ट्यूटनजेस 2 मम्मी वापस छीनने का पर्याप्त मोटिव है, और इन संतान शादों में एक डेमीगॉड मैमोसी है। वह रेबल आर्मी का मुख्य नेता और रोज स्कूल ऑफ थॉट का महत्वपूर्ण सदस्य है। वह अबोमिनेशन स्वा का छात्र है। क्लेन ने हल्का सिर हिलाया और कहा, यानी ट्यूटनजेस 2 मम्मी लीन मिलिट्री द्वारा रोज स्कूल ऑफ थॉट के लिए सेट किया गया जाल हो सकती है। इससे हम प्रिलिमिनरी तौर पर यह एलिमिनेट कर सकते हैं कि यह मिस शैरन और मरायस को निशाना बनाने का रोज स्कूल का कोई चाल नहीं है। आखिरकार इसमें लगा जोखिम सीक्वेंस 5 और 6 के मूल्य से अधिक है। भले ही रोज स्कूल ऑफ थॉट अपनी प्रतिशोध की इच्छा में सीमित न हो, वे इतने पागल नहीं होंगे। यदि ऐसा है तो ऐसा मामला अनफोल्ड करने के लिए सबसे अच्छा स्थान सदर्न कॉन्टिनेंट या समुद्र होगा, बैकलैंड के पास नहीं। कौन जानता है वहां कौन से भयावह साथी छिपे हैं। क्लेन ने ये सोचा और जोर से कुछ नहीं कहा। मरायस ने अपनी आंखों के कोने रगड़ते हुए कहा, उसने शब्दों का बड़ा हिस्सा बोलकर अपने मन और इच्छा में बेचैनी महसूस की। क्लेन ने कुछ देर सोचा और बोला, अगर यह पहला मामला है तो स्थिति मेरी कल्पना से भी अधिक मुश्किल हो सकती है। एक डेमीगॉड कंपेनियंस के साथ लीन आर्मी के पास मैमोसी के बराबर कॉम्बैट लेवल के कम से कम 2 बियॉन्डर्स एम्बुश में होंगे। उनके अलावा वे एक्सीडेंट्स रोकने के लिए रिडंडेंसीज भी तैयार करेंगे। उदाहरण के लिए, वे एक ग्रेड 0 सील्ड आर्टिफैक्ट तैयार कर सकते हैं। संक्षेप में, अगर यह बैकलैंड के पास नहीं है या 3 चर्चेस के संयुक्त ऑपरेशन में नहीं है, तो यह इतनी आसानी से सेट किया गया जाल नहीं होगा। शैरन ने शर्लॉक मोरियार्टी की जजमेंट से सहमति जताई। क्लेन ने फिर कहा, हमें अधिक सटीक और विस्तृत इंटेल चाहिए ताकि हम टारगेटेड प्रिपरेशंस कर सकें और लक्ष्य हासिल कर सकें। शैरन और मरायस के कहने का इंतजार किए बिना उसने एरोड समन का सिंबल निकाला और बिलियर्ड टेबल पर रखा। फिर खींचते हुए मुस्कुराया और गंभीर स्वर में कहा, तुम एक मिरर तैयार करो। डार्क डिविनेशन में जो भी समनिंग करता था वह अक्सर सबसे बड़ा जोखिम उठाता था। अगर मैं अपनी प्राइवेट बातें न बताऊं या ऐसी क्रियाएं करने से मना कर दूं तो क्या होगा? मरायस ने नैरोड आंखों से पूछा। क्लेन ने ईमानदारी से उत्तर दिया, तुम्हें लाइटनिंग स्ट्राइक झेलनी पड़ेगी जो काफी सिग्निफिकेंट डैमेज करेगा। लाइटनिंग स्ट्राइक। मरायस ने सोचा था कि ज़ॉम्बी की टफनेस के साथ किसी भी डायरेक्ट डैमेज को झेलना मुश्किल नहीं होगा, पर उसने कभी अनुमान नहीं लगाया था कि यह लाइटनिंग होगा जो डेड के खिलाफ प्रभावी होगा। थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसने शैरन की ओर देखा। अफर्मेटिव नॉड मिलने पर उसने कहा, ठीक है। क्लेन ने कागज निकाला जिस पर एरोड समन का सिंबल बना था और उसे बिलियर्ड टेबल पर रखा। अचानक एक पाम साइज्ड मेकअप मिरर बिलियर्ड टेबल पर प्रकट हुआ, एक रीगल स्टाइल्ड मेकअप मिरर। क्लेन ने उस पर कंसीलमेंट और मिस्ट्री का प्राइंग संकेत खींचा। जब क्लेन ने अपनी अंतिम स्ट्रोक पूरी की, बिलियर्ड रूम की लाइट्स डिम हो गईं। छोटे मिरर पर एक्वियस पैटर्न्स रिप्पल करने लगे और फिर एक अंधेरी सीन में बदल गए। तुरंत ब्लडी शब्द उभरने लगे। रेज योर क्वेश्चंस। ये दृश्य सुपरनैचुरल हॉरर से भरा हुआ था। एक रेत और एक ज़ॉम्बी वहां खड़े थे। वे दोनों उस असर से दबे हुए थे और कुछ समय तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। क्लेन मुस्कुराता रहा जैसा कि वह इन सब चीजों का आदी था।
उसने एरोड से कहा था कि बहुत मुश्किल या प्राइवेट प्रश्न न पूछे जाएं और सर्वेंट जैसा व्यवहार न किया जाए। साथ ही कहा था कि यदि शैरन और मरायस स्थिति को बेहतर समझना चाहें तो टारगेटेड प्रश्न पूछें, तब वह अधिक जानकारी दे सकता है। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मरायस 2 कदम आगे बढ़ा, पर शैरन ने पहले मिरर की ओर तैरकर खड़ी होकर कहा, मैं प्रश्न पूछूंगी। मरायस के जवाब का इंतजार किए बिना उसने मिरर की ओर देखा। क्या ट्यूटन्जेस टू मम्मी लीन मिलिट्री द्वारा रोज स्कूल ऑफ थॉट के लिए सेट किया गया जाल है? मिरर की ब्लड रेड वर्ड्स पिघलकर नीचे सरकी और छोटे छोटे दाग खींचते हुए 2 शब्द छोड़ गए, दैट्स राइट। ये वास्तव में लीन मिलिट्री द्वारा रोज स्कूल ऑफ थॉट के लिए लगाया गया जाल था। हम प्रिलिमिनरीली यह एलिमिनेट कर सकते हैं कि यह मिस शैरन और मरायस को निशाना बनाने के रोज स्कूल की कोई चाल नहीं है। आखिरकार जोखिम सीक्वेंस 5 और 6 के मूल्य से अधिक है। भले ही रोज स्कूल एक्सट्रीम हो, वे इतना पागल नहीं होंगे जब तक कि वे लीन मिलिट्री को निपटाने की कोई बड़ी योजना न बना रहे हों। मिरर की सतह फिर अंधेरा हुई और नई ब्लड कलर्ड वर्ड्स प्रकट हुई। पारस्परिकता के सिद्धांत के आधार पर अब मेरी बारी है एक प्रश्न पूछने की। यदि तुम गलत उत्तर दोगे या झूठ बोलोगे तो तुम्हें दंडित किया जाएगा। काफी आज्ञाकारी, उसने पनिश करने की धमकी दी। क्लेन ने अनकहे रूप में सिर हिलाया। कुछ सेकंड बाद पहले के शब्द धीरे धीरे मिटे और नए शब्द दिखाई दिए। 3 सेकंड तक ब्लडी शब्द ठहरे, फिर जोड़ा गया। उद्धरण चिन्ह ... तुम चेन्ड गॉड और मदर ट्री ऑफ डिजायर के बीच संबंध के बारे में उत्तर दोगे। किसी कारण से क्लेन को लगा कि वाक्य का शेष भाग काफी गहरा था। शुक्र है कि यह प्रश्न अजीब नहीं था और यह कुछ ऐसा था जिसे वह जानना चाहता था। शैरन ने मिरर की ओर देखा और डेडपैन में उत्तर दिया। 5th ईपॉक के बाद डेथ के नष्ट हो जाने के पश्चात एगर्स परिवार ने धीरे धीरे स्टार हाइलैंड्स और पास वैली पर अपना नियंत्रण खो दिया, जिससे वहां एक बियॉन्ड ऑर्गेनाइजेशन रोज स्कूल ऑफ थॉट स्थापित हो सकी। शुरुआत में वहां मदर ट्री ऑफ डिजायर नहीं थी, केवल चेन्ड गॉड था। रोज स्कूल ने संयम टेम्परेंस का समर्थन किया और एक धार्मिक अनुष्ठान प्रणाली स्थापित की जिसमें नियम भी शामिल थे। औपचारिक सदस्य शक्तियां प्राप्त करने के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तपस्वी जीवन जीते थे। एक दिन एक डिवाइन रेवलेशन में इंडल्जेंस से संबंधित शर्तें जोड़ दी गईं। धीरे धीरे बहुत से लोग बदलने लगे और प्राचीन पर रक्तरंजित बलिदानी परंपराओं को पुनर्स्थापित किया गया। बाद में स्कूल के उच्च सदस्यों ने गुप्त रूप से चेन्ड गॉड को मदर ट्री ऑफ डिजायर का अभिव्यक्ति कहना शुरू कर दिया। ये सुनकर क्लेन ने महसूस किया कि चेन्ड गॉड धीरे धीरे मदर ट्री ऑफ डिजायर द्वारा भ्रष्ट हुआ या प्रतिस्थापित कर दिया गया। यदि यह इकाई कभी सीक्वेंस 0 थी तो मदर ट्री ऑफ डिजायर वाकई भयानक है। यह आश्चर्य की बात नहीं कि दूसरे देवताओं ने इसे दुश्मन माना। हालांकि चेन्ड गॉड संभवतः सीक्वेंस 0 नहीं हो सकता। एक संभावना है कि यह एक यूनिकनेस है या एक किंग ऑफ एंजल्स है जिसके 2 सीक्वेंस 1 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फिलहाल सत्यापन के लिए पर्याप्त जानकारी नहीं थी। क्लेन ने थोड़ी भौहें चढ़ाईं और मदर ट्री ऑफ डिजायर से जुड़ी बातें सोचने लगा। शैरन ने फिर पूछा, ट्यूटन्जेस टू मम्मी में क्या समस्याएं हैं? मिरर की सतह पर ब्लड रेड टेक्स्ट ने घिसते हुए लिखा, यह शापों से भरा हुआ है, शापों की एक अभिव्यक्ति है। इसमें स्वतः ही ज़ॉम्बी बन जाने की संभावना है। यह मम्मी हेक्सेस का मैनिफेस्टेशन था जैसा कि अपेक्षित था, एक हाई सीक्वेंस बियॉन्डर के छोड़े हुए शव के संदर्भ में। इसे कैसे हल किया जाए? क्लेन ने शैरन और मरायस की ओर देखा। वे दोनों शांत थे, जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि इसे कैसे हैंडल करना है। निश्चित था कि ट्यूटन्जेस टू मम्मी अत्यधिक रिसर्च वैल्यू वाली वस्तु है। जब तक आवश्यक न हो कोई इसे नष्ट नहीं करना चाहेगा। क्लेन गहरा सोच में डूबा, फिर शैरन की ओर देखा जो अपने हाई स्टूल पर वापस बैठी थी। उसने गंभीर स्वर में पूछा, मिरर ब्लिंक से तुम कितनी दूर तक यात्रा कर सकती हो? शैरन ने बिना हिचकिचाहट कहा, 300 मीटर्स। ये काफी दूर था, फ्लेमिंग जंप से बेहतर। हालांकि यह अपेक्षित था। रेत की मुख्य विशेषता है बिना डिटेक्शन के आना जाना, जबकि फ्लेमिंग जंप सिर्फ किसी जादू की शक्ति का हिस्सा है। अच्छा है, क्लेन ने इनवर्डली टिप्पणी की। हालांकि पहले उसके पास एक रेत मैरियोनेट था। उसने मिरर ब्लिंक की सीमा का पता नहीं लगाया था क्योंकि वह कंट्रोल रेडियस से बाहर निकलते ही कंट्रोल से स्लिप कर जाता था। जब ऐसा होता तो मैरियोनेट डेड ऑब्जेक्ट की तरह हो जाता और ब्लिंक मिडवे फेल हो जाता। क्लेन ने और प्रश्न पूछे और एक सामान्य योजना बनाई। शैरन और मरायस से अलग अलग बैठकर उसने कहा, हम अभी भी ट्यूटन्जेस टू मम्मी को छीनने का मौका रखते हैं। जोखिम है, पर यह ज्यादा उच्च नहीं है। हाँ, ये शर्त पर कि तुम दोनों मेरी हिदायत मानो। मुझे इस ऑपरेशन का नेतृत्व करने दो। बेशक, यदि तुम्हें लगे कि यह अस्वीकार्य है तो ऑपरेशन बीच में टर्मिनेट कर सकती हो। ये तुम्हारी स्वतंत्रता है। बस याद रखना, मुझे भुगतान करना। यदि यह पहले का समय होता, मरायस बिना सोचे ही प्रस्ताव अस्वीकार कर देता। पर पिछले सहयोग और शर्लॉक मोरियार्टी के मिस्टीरियस आइटम्स ने मरायस पर गहरा प्रभाव डाला था। गेमन स्पैरो की खबरों ने उसे झकझोर दिया और वह और अधिक सुनिश्चित था कि क्लेन एक ताकतवर बियॉन्डर था।
इसीलिए उसने उसका पालन करने का निर्णय लिया। वह टेलीपोर्ट करने में सक्षम था, संभवतः सक्सेस की एक चांस थी। मरायस ने शर्लॉक मोरियार्टी की मंशा समझ ली और गंभीरता से सिर हिलाया। मैं तुम्हारी हिदायत मानूंगा। क्लेन ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं सीन पर मीटिंग में स्पेसिफिक्स बताऊंगा। ट्यूटनजेस-2 मम्मी छीनना कठिन था, पर क्लेन उसे अपनी ओर खींच सकता था। शर्लॉक मोरियार्टी की योजना सुनकर शैरन ने सिर हिलाया और सहमति दी। क्लेन ने तुरंत एक स्टील ग्रे मेटल मास्क निकाला और पहन लिया। सिर्फ उसकी आंखें और नथुने दिखाई दे रहे थे। शैरन और मरायस ने भी समान मास्क पहन लिए, हालांकि उनके कारण अलग थे। रेत और ज़ॉम्बी के लिए ये लीन मिलिट्री द्वारा पहचाने जाने से बचने का तरीका था। फेसलेस के लिए यह पाथवे के ट्रेड को छिपाने का तरीका था, जो अपीयरेंसेस बदलने की क्षमता देता है। ये लीन मिलिट्री और रोज स्कूल ऑफ थॉट की जांच में मिसडायरेक्शन पैदा करने का एक तरीका था, जो पहले से ही नकली था। तो मास्क पहनना अतिरिक्त कदम क्यों न लिया जाए। काफी देर इंतजार के बाद एक मंद सा सीटी बजा और एक जहाज अंधेरे में हार्बर की ओर आया। क्लेन ने वेंट पर लौटकर टेलीस्कोप उठाया और हेविली गार्डेड हार्बर की ओर देखा। उसने देखा कि छतों पर सोल्जर्स स्टीम बैकपैक्स और थिक बैरल्ड राइफल्स लिए खड़े थे। वे पेट्रोल कर रहे थे और किसी भी ट्रेसपसर को शूट करने के लिए तैयार थे। उनके अलावा कुछ एग्जैजरेटेड रोबोट मॉन्स्टर्स डॉक पर खड़े थे, पूरे धातु के, ऊंचे और कोल्ड मशीन गन्स वाले। नीचे उनका रंग ग्रेइश वाइट था और कई हिस्से रिवेट्स, नट्स और गियर्स को उजागर कर रहे थे। वे क्रूड दिख रहे थे। उन स्टील मॉन्स्टर्स के पास एक बहुत मोटी तोप थी। उसके नीचे 2 पंक्तियां मेटल व्हील्स पर रबर थ्रेड्स लगी थीं। सतह पर यह साधारण नहीं दिखता, पर उच्च स्तरीय सैन्य ऑपरेशन भी नहीं। क्लेन ने टेलीस्कोप नीचे किया और मरायस को दिखाया ताकि वह स्थिति देख सके। उठने से पहले उनका समझौता था कि वे बियॉन्ड पावर्स का उपयोग नहीं करेंगे, नॉन मिस्टिसिज्म तरीकों पर निर्भर रहेंगे ताकि किसी भी अलार्म को अवॉइड किया जा सके। आखिरकार संभावना थी कि डॉग डिस्ट्रिक्ट में कोई डेमीगॉड छिपा हुआ हो। क्लेन ने क्रीपिंग हंगर में रिकॉर्ड पावर्स एडजस्ट कर दी थी। उसने पेपर एंजल को लाइटनिंग स्टॉर्म की जगह हरिकेन से मैच किया था। शैरन को स्थिति के बारे में अपडेट किया। क्लेन, जो वुडन फ्रेम के पास खड़ा था, ने कहा, हमारा आज केवल एक उद्देश्य है। यदि अवसर मिले तो हम प्रयास करेंगे, नहीं मिला तो किनारे पर रहकर ऑब्जर्व करेंगे और समय रहते ही वैक कर लेंगे। कोई प्रश्न नहीं, शैरन ने शांतिपूर्वक कहा। मरायस ने भी सिर हिलाया। क्लेन ने मरायस से पूछा, तुमने कितने मिरर्स लाए हैं? 9, मरायस ने बताया। ये भी गिने जाते हैं? ठीक है। क्लेन ने दिशा की ओर इशारा किया। जब मैं जाऊंगा, तुम प्रिट्स हार्बर की ओर जाओ, रास्ते में ये मिरर्स फेंको। मरायस चौंका, पर शर्लॉक मोरियार्टी की मंशा समझकर उसने गंभीरता से सिर हिलाया। मैं तुम्हारी हिदायत मानूंगा। क्लेन ने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। एक सुखद साझेदारी की उम्मीद है। मरायस ने संकोच के बाद अपना दाहिना हाथ उसकी हथेली पर रखा। इससे उसकी चिंताएं कुछ कम हुईं। क्लेन ने शैरन को एक आयन सिगार केस दिया। इसे रखना। मेरे संकेत पर लाइट हाउस की ओर उड़ो। उसके बाद 3 से गिनती करके मुखबंद स्पिरिचुअल वॉल हटाओ। इस प्रक्रिया के दौरान और इसके पूरा होने के बाद तुम उड़ना बंद मत करोगी। कोशिश करो कि अनियमित रूप से उड़ो। जब तुम मुझे फायरवर्क्स बनाते देखो, तुरंत सिगा केस को स्पिरिचुअलिटी की दीवार से अलग कर देना और मिरर ब्लिंक करके मरायस की दिशा में जाओ। सारी ताकत का उपयोग करो। जब तुम मिलो तो बिना मेरी प्रतीक्षा किए भाग जाओ। मैं तुम्हारे पास टेलीपोर्ट कर लूंगा। ऑपरेशन की एक कॉ वस्तु आज अजिक का कॉपर विसल था। ट्यूटनजेस-2 मम्मी को चुराना कठिन था, पर क्लेन उसे अपने तरफ खींच सकता था। शर्लॉक मोरियार्टी की योजना सुनकर शैरन ने बस एक बार सिर हिलाया। क्लेन ने तुरंत स्टील ग्रे मास्क पहना और दूसरों से भी वही करने को कहा। थोड़ी देर इंतजार के बाद एक मंद विसल की आवाज आई। एक जहाज हार्बर में पार्क कर रहा था। क्लेन ने टेलीस्कोप से देखा। एक हाइब्रिड सेलबोट चिमनी के साथ धीरे धीरे डॉक पर आ रहा था। फिर 2 स्क्वाड सोल्जर्स रेड टॉप्स और वाइट पैंट्स में ऑर्डरली फैशन में दौड़े और पाथ के दोनों ओर खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद गैंगवे नीचे हुआ और कुछ लोग उतरे। पहले सेलर्स वुडन क्रेट्स उठाकर ले जा रहे थे। उसके बाद एक जवान मेजर के यूनिफॉर्म में नीचे आया। उसके हाथ में एक छोटा क्रिस्टल कास्केट था, जिसे वह भारी भाव से बाहर ले जा रहा था। उसके आसपास शिप क्रू के कई सदस्य लैंटर्न लेकर थे। वे कास्केट को अलग अलग कोनों से इल्यूमिनेट कर रहे थे ताकि कोई अंधेरी जगह न रहे। उस कास्केट में एक ह्यूमन स्कल था, जिस पर कोई मांस या रक्त नहीं था। प्रकाश में उस पर एक अजीब चमक घूम रही थी। कुछ देर में दूर से भारी कदमों की आवाज आई, कुछ हॉलो डेक पर जायंट के चलने जैसा। फिर कैबिन का साइड दूर खुला। 4 नाइट्स काले फुल बॉडी आर्मर में एक गोल्डन सार्कोफेगस लेकर बाहर निकले। उनके कदम क्लैंग कर रहे थे। सार्कोफेगस पर स्ट्रेंज बर्ड्स, सर्पेंट्स, फेदर्स और मास्क जैसी नक्काशी थी, एंशिएंट हाइलैंड्स किंगडम की शैली के साथ। यह कोई और नहीं बल्कि ट्यूटनजेस-2 मम्मी का रेस्टिंग बेड था। लातिन जैसी मेटालिक चेन्स की घिसट ने वातावरण गूंजाया। एक पिच ब्लैक मेटल कैप्स्टन धीरे धीरे घूमा। स्टील केबल्स और हुक नीचे आए। लोग सार्कोफेगस को चारों कनों से सिक्योर कर रहे थे। फिर गियर सिस्टम ने काम करना शुरू किया। हैवी सार्कोफेगस उठकर टॉपलेस कैरेज की ओर ले जाया गया।
4 काले आर्मर्ड नाइट्स ने सहसा करा सुनी, उनकी आमा में दरार आए और डार्क रेड ब्लड बहने लगा। छोटे ब्लैक आर्मर्ड वॉर्म्स निकलने लगे। नाइट गिर पड़ा, हेलमेट गिरा और चेहरा बेतरतीब हो गया, आंखें खाली सॉकेट जैसी। अनगिनत काले आर्मर्ड वॉर्म्स बाहर निकले। एक हेक्स, ट्यूटनजेस-2 की मम्मी स्वयं हेक्सेस का मैनिफेस्टेशन थी। भले ही उसने ऑगमेंटेड ब्लेसिंग्स के साथ आर्मर पहन रखा था, वह कर्स से पूरी तरह बच नहीं पाया। क्लेन ने चुपचाप आह भरी और अपनी नज़र गोल्डन सार्कोफेगस पर रखी, जो कैरेज पर रखा जा रहा था। कैरेज के चारों ओर खड़े 4 नाइट्स भी ऐसे ही आउटफिट्स में थे। जैसे ही सार्कोफेगस लैंड हुआ, व्हील्स अपने आप चलने लगे। ये लगता था जैसे कैरेज जिंदा हो गया हो। पा 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 पहिए अनियमित पाथ पर रॉक्स, लॉग्स और स्टेप्स से टकरा रहे थे। बिना घोड़े के कैरेज ने गोल्डन सार्कोफेगस को खींचना शुरू कर दिया और वह हार्बर की खाली जगह की ओर बढ़ गया। हॉरर जैसा दृश्य। नज़दीकी एक स्टील मॉन्स्टर चिमनी और मशीन गन के साथ घूमा और अंदर से गहरी आवाज आई, पोजेशन इज प्रोहिबिटेड हियर। जैसे ही यह बोला, स्वयंचालित कैरेज अपनी ड्राइव खो बैठा। 2 लंबे ट्रैक्स निकले और कैरेज ठहर गई। उसी समय एक व्हाइट रोब में व्यक्ति गोल्डन थ्रेड्स के साथ मडे में उभरा, भूरे बाल, रिसेस्ड आंखें, पतला चेहरा, सदर्न और नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की मिक्स्ड हेरिटेज उसके चेहरों में झलक रही थी। उसकी ब्राउन आंखों में अनकंट्रोल्ड दुष्टता और पागलपन था। उसके मोटे होंठों में पैटर्न गोल्डन नेल्स लगे थे। ये रोज स्कूल ऑफ थॉट का एक महत्वपूर्ण सदस्य, हाईलैंड्स रेबल आर्मी का नेता मैमोसी, जिसका उपनाम द साइलेंट वन था। मैमोसी ने उस स्टील मॉन्स्टर की ओर देखा जिसे उसने आदेश दिया था। उसने बिल्कुल भी ट्यूटनजेस-2 सार्कोफेगस की ओर ध्यान नहीं दिया। उसके पिछले प्रयास से स्पष्ट था कि वह लीन मिलिट्री के डेमीगॉड का लोकेशन पता लगाना चाहता था। अचानक मैमोसी ने अपना दाहिना हाथ उठाया और मुंह के कोने को खींचा। जो गोल्डन नेल्स उसके होंठों में थे वे गोली की तरह बाहर निकले और उसे सील नहीं किया। तब उसने मुंह खोला। क्लेन को कोई आवाज नहीं सुनाई दी, न ही रोशनी दिखाई दी। उसने देखा कि जाइगेंटिक स्टीम चैरियट वॉप होकर एक बिल्ली में बदल गया, एक बिल्ली जिसकी आंखें जेली जैसी और ऊनी गंदी थी। बिल्ली के पेट से रक्त फूट पड़ा और एक मांस का गोला बाहर निकला, जिसमें एक वाइट ग्लव और एक गोल्डन मास्क एम्बेडेड था। एक बीम अचानक मांस से बाहर निकली, सब कुछ घसीटकर एक मानव आकृति बनने लगा। वह एक काले बालों वाला, गोल्डन आंखों वाला आदमी था जो मास्क पहने था। इस बीच मैमोसी ने अपना पाम उठाया। सारे गन्स और कैनन्स जो उस पर एम कर रहे थे वे आसमान की ओर उठकर गोली चलाने लगे। फिर उसने एक क्लॉथ डॉल निकाली, पुरानी कपड़े की डॉल, दाग और खून के छींटों से भरी, आंखें खोदी हुई। जैसे ही उसने रोशनी देखी, उसका चेहरा बदलने लगा। उसका रेफरेंस टारगेट लीन मिलिट्री के डेमीगॉड का चेहरा था। जब लीन के डेमीगॉड ने देखा, उसने तुरंत अपने दाहिने हाथ की अंगूठी से क्रिस्टलाइन बीम निकाली और मैमोसी के पीछे प्रकट हुआ, परंतु डॉल का ट्रांसफॉर्मेशन रुका नहीं। इसी बीच ट्यूटनजेस-2 के सार्कोफेगस के पास स्थान वॉप हुआ और एक ट्रांसलूसेंट मुंह, जिसे 10 मीटर बड़ा आंक आ गया, उभरकर सामने आया। मुंह अचानक खुला और चूसने लगा। एक भयावह हवा बनी जिसने सार्कोफेगस और कैरेज दोनों को उठा लिया। शायद ये कोई स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर थी। अचानक हवा में उड़ते बुलेट्स और कैनन बॉल्स ब्रिलियंट बन गए और वे एक विशाल सी ऑफ लाइट में परिवर्तित हो गए। सब कुछ उसमें डूब गया। क्लेन की आंखों में तेज दर्द हुआ। उसने समय रहते आंखें बंद कर लीं, फिर आंसू बह निकले। 2 सेकंड बाद उसने फिर से आंखें खोली। जायंट माउथ गायब थी। ट्यूटनजेस-2 का गोल्डन सार्कोफेगस दूसरी कैरेज पर चुपचाप बैठा था। मैमोसी मेटालिक सर्फस की मदद से ब्लिंक करके हार्बर के दूसरे छोर पर पहुंच चुका था। उसके हाथ में गंदी गुड़िया अपनी मूल रूप में लौट आई थी, जबकि गोल्डन मास्क्ड आदमी शॉर्ट डिस्टेंस टेलीपोर्ट करके टाइट परस्यूट शुरू कर चुका था। वहीं एक महिला आकृति दिखाई दी, काले इवनिंग गाउन में, गोल्डन मास्क और थॉर्न से बनी क्राउन पहने। उस क्राउन पर शुद्ध रोशनी स्वर्ल हुई और एक ओशन बना, हालांकि डिम था। उसी समय क्लेन ने देखा, एक काला ग्लव्ड हाथ शैडो में छिपा हुआ ने सार्कोफेगस की ओर हाथ बढ़ाया। सार्कोफेगस अचानक गायब हुआ और उसी जगह उस पाम के सामने प्रकट हो गया। रोज स्कूल ने एक ही डेमीगॉड नहीं भेजा था, बल्कि 2 भेजे थे। साथ में उन्होंने मरॉडर पाथवे का एक सील्ड आर्टिफैक्ट भी साथ लाया था। ये देखकर क्लेन तुरंत ने सिर घुमाया और मरायस को चिल्लाया, दौड़ो। मरायस ने आदेश का इंतजार नहीं किया। उसने तुरंत वेयरहाउस की ओर छलांग लगाई और हार्बर से बाहर भागा। क्लेन ने शैरन को चिल्लाया, शुरू करो। शैरन बिना हिचकिचाहट आयन सिगा के इस पकड़कर लाइट हाउस की ओर उड़ गई। एक रेत के रूप में उसके लिए दीवारें और रुकावटें अस्तित्वहीन थीं। उनकी बनाई कमोशन संभवतः डिटेक्टेड कर ली गई थी, पर हार्बर और बैटलफील्ड से दूर होने की वजह से किसी ने खास ध्यान नहीं दिया। क्लेन तुरंत टेलीस्कोप नीचे रखकर वेंटिलेशन होल की ओर अपना तालू रखा, ठीक वहां जहां ट्यूटनजेस-2 का गोल्डन सार्कोफेगस था। 1 सेकंड से भी कम समय में एक ब्लरी बुक उसकी ओर मटेरियलाइज हुआ और एक दूर का चांट उसके कानों में गूंजा। आई केम, आई सॉ, आई रिकॉर्ड। पृष्ठ पलटे और एक पन्ने पर अटक गए, हरिकेन। यह एक डेमीगॉड स्तरीय बियॉन्ड अ पावर था जिसका वाइड एरिया ऑफ इफेक्ट था।
दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कर देना और नोवेल एडिट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।